Good morning, all of you. In this part of the solid state, we will discuss about the unit cell and their different types. So first of all, we will see about the definition of the space lattice or the crystal lattice. So what is the space lattice or the crystal lattice? It is a 3D structure. It is a 3D structure which is formed by the repetition of the constituent particles in a regular manner is called the space lattice. Space lattice or the crystal lattice एक 3D structure होती है जो कैसे बनती है, which is formed by the repetition of the constituent particles. These constituent particles may be the atom, मे बी द आयंस, मे बी द मोलिक्यूल, वो कोई भी हो सकते हैं, और इन रेगुलर मैनर वो आपस में रिपीट होते चले जाते हैं, और फिर जो 3D स्ट्रक्चर हमें मिलती है आप उसे क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस और द क्रिस्टल लैटिस। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देखो ये आपके रिपीटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बताया वो आपके एटम भी हो सकते हैं, वो आपके आयंस भी हो सकते हैं, वो आपके कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और एक पार्टिकल को, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम एक स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा, देखो दीज आर द डिफरेंट स्फीयर्स। देखो ये नेक्स्ट रो है आपके स्फीयर्स की, ये नेक्स्ट रो है। ये आपका कोई एटम भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखो कोई चार्ज नहीं दिखाया। अगर हम चार्ज दिखाना शुरू कर दे, लाइक NaCl मान लीजिए होता, तो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट रो जो हम दिखाएंगे उसमें पॉजिटिव के नीचे देखो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट रो में नेगेटिव है तो उसके नीचे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट रो में पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आपने ये देखा कि हमने रिपीट किया है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इन रेगुलर मैनर, और इस तरह से जो 3D स्ट्रक्चर एंड सो ऑन करते चले जाएंगे तो ये अभी आपकी एक लेयर बन गई, लेयर के ऊपर लेयर एंड सो ऑन, तो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसी को आप कहते हैं स्पेस लैटिस और द क्रिस्टल लैटिस। लेकिन इसके बाद जैसे Na पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव को, नेगेटिव को Cl नेगेटिव मान लेते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं, ध्यान से देखना, ये जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स हैं जब ये अरेंज हो जाते हैं, व्हेन दे गेट अरेंज्ड इन द लेटिस, तो फिर हम क्या करते हैं, व्हेन वी मीट दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द लाइन। मान लीजिए कि हमने देखो ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो अभी हमने शो किए, देखो डिफरेंट पार्टिकल्स, पॉजिटिव जो पार्टिकल है उनको हमने रेड कलर से शो किया, नेगेटिव पार्टिकल्स को हमने ब्लू कलर से शो किया है, तो देखो पॉजिटिव एंड सो ऑन, नेगेटिव एंड सो ऑन, आपको दिख रहा है ये सारा स्क्रीन के ऊपर। अगर अब हम इनको मीट करें आपस में, देखो इस स्टेप से हमने क्या किया, देखो ध्यान से, लाइन से हमने इनको मीट किया, फिर देखो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनको भी लाइन से देखो हमने मीट किया, फिर देखो आपके जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने फिर मीट किया, देखो लाइन से, फिर देखो लाइन से, फिर देखो लाइन से, फिर लाइन से, एंड सो ऑन वी गोट ए क्यूब। मान लीजिए आपके जो ये 3 एक्सिस इसमें बनते हैं, एक को अगर हम एक्स एक्सिस कह दें, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे, दूसरे को अगर हम वाई एक्सिस कह दें, मान लीजिए वाई एक्सिस है ये आपका, थर्ड को अगर हम जेड एक्सिस कह दें, मान लीजिए जेड एक्सिस है, तो ये 3 एक्सिस बन गए, और एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर सेम हो यहाँ पे तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए क्यूब, तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन गई आपकी। तो जो पार्टिकल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइन, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बन गई, और हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर पार्टिकल के ज्वाइन करने के बाद जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी क्यूबिकल स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर और भी बन सकती है, आगे अभी आपको बताया जाएगा। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूब, और यही बार बार रिपीट होगी, एंड दैट इज ए यूनिट सेल। ये क्यूब 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 एंड सो ये रिपीट होता चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, स्पेस लैटिस की जो डेफिनेशन थी कि द 3D स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल, लिख सकते हैं फिर हम, जो हमने लिखा था रिपीटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को मीट कर गए, उनको हमने मीट किया विद द हेल्प ऑफ द लाइन, लाइन से मीट करने के बाद जो अब ये स्ट्रक्चर बनी, ये क्यूब बन गई, ये यूनिट सेल कहेंगे आप इसे। एक आपकी यूनिट का मतलब 1, एक सेल बन गई, यही बार बार अब रिपीट होगी तो उसे यूनिट सेल कह देते हैं, और ये रेगुलर मैनर में आपकी रिपीट होती चली जाएगी। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बन सकती है, आप दो तरीके से लिख सकते हैं स्पेस लैटिस और द क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, कि द 3D स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन रेगुलर मैनर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रेगुलर मैनर में प्रेजेंट है, जब हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ द लाइन ड्रा करते हैं तो ये आपकी यूनिट सेल बन जाती है। और हम वहां पे अब ऊपर क्या लिख सकते हैं, द 3D स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल इन ए रेगुलर मैनर इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपकी क्रिस्टल लैटिस बनती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट, इन ईच पॉइंट इन द लैटिस कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, जहां पर आप पॉजिटिव
चार्ज को दिखाते हैं या नेगेटिव पार्टिकल को दिखाते हैं, तो वो जो पॉइंट है जहां पे आपका पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है या नेगेटिव आयन प्रेजेंट है या एटम प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो लैटिस के अंदर ऐसे पॉइंट जहां पे आपका एटम, मॉलिक्यूल या आयंस प्रेजेंट होते हैं उसे लैटिस पॉइंट कहा जाता है। एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज इंपॉर्टेंस रखती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं डिफाइन स्पेस लैटिस, तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, डायग्राम ड्रा कर देंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लाइन, लाइन की हेल्प से उनको कंबाइन करते हैं। लाइन की हेल्प से कंबाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलती है वो क्या है, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, बट आउट ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द मोस्ट स्टेबल वन इज द क्यूबिकल स्ट्रक्चर। ये सबसे स्टेबल होती है। क्यों होती है आगे हम बताएं बिगियर, वैसे दिख भी रहा है क्योंकि इसलिए सबसे स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर ऑल द थ्री साइड्स दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों की तीनों साइड आपकी सेम ही होती है। इस डायग्राम में भले ही आपको थोड़ी छोटी बड़ी दिखती हो क्योंकि वो 3D की फॉर्म में हमने दिखा रखा, अदरवाइज ऑल द थ्री साइड्स आर सेम हियर, सो इसीलिए हम इसको क्यूब कह रहे थे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लैटिस पॉइंट की, जो पहला पॉइंट है वो अपने आप में एक डेफिनेशन है। आज है डिफाइन लैटिस पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे, the each point in the lattice which shows the presence of the atom, ion or the molecule is called the lattice point. next point कि जो हर एक पॉइंट होता है जो किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में रिप्रेजेंट करता है, विच इज फर्दर रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर। हमने आपको पहले बताया कि हर पार्टिकल को हम एक स्फीयर मान के चलेंगे, वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहे एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वट एवर मे बी द देयर नेचर, we will represent it by a sphere, हम उसको स्फीयर की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल नहीं, हम उसको स्फीयर की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट भी आपके अपने आप में क्वेश्चन है कि किस चीज की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, स्फीयर, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकता है, ये तो हम बार बार हमने बोला ही आपके सामने, इट में बी द एटम और द आयन और द मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताया जो ये ज्योमेट्री बनी, जैसे क्यूब बन गया, कैसे बना था ये क्यूब, जो जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में अपने मिला दिया। कैसे मिला दिया, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। तो उसके बाद जो भी चीज बनती है उसकी ज्योमेट्री कहलाती है। द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द लैटिस पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, by the straight line. So these all called the characteristics of the crystal lattice. ये सारे के सारे चारों पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। अगर आ जाए कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, तो आप क्या करेंगे, आप ये चारों के चारों पॉइंट लिखेंगे। चारों पॉइंट लिखने से पहले पॉइंट नंबर 1, आप जो स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है, आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो वो और भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल हैबिट, जब आपने इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ द लाइन आपने ज्वाइन कर दिया, उसके बाद जो ज्योमेट्री आपको दिखती है, तो ज्योमेट्री आपको विद द हेल्प ऑफ द नेक डाइज जो आपको दिख रही है, दैट कॉल्ड द क्रिस्टल हैबिट, मींस द एक्सटर्नल शेप ऑफ द क्रिस्टल which is obtained by joining the constituent particle with the help of the straight line called the crystal habit। वो उसकी क्रिस्टल की हैबिट है। हर क्रिस्टल की अपनी एक हैबिट होती है कि मैं अपने आप को इस शेप के अंदर एक्सप्रेस करूं। वो शेप यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्यूब की फॉर्म में है एंड सो ऑन। उसके बाद आप बड़े ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपका कोई भी जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर होती क्या क्या चीजें, जो आप आगे हम देखेंगे, हमारी एक डेफिनेशन बनेगी जिसे यूनिट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, यूनिट सेल। तो ये एक यूनिट सेल है। आप ध्यान से देखें इस डायग्राम के अंदर, ये आपके सामने कोई बुक है या कोई रजिस्टर हो सकता है। इसके अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, क्या इसके अंदर सभी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम है अलोंग द एक्स, वाई और जेड एक्सिस? नो, क्योंकि जो बुक होती है आपके, जो रजिस्टर होता है आपके पास, उसके अंदर ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट द सेम, उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। तो इट मींस ये आपका क्यूब नहीं है। एंड सो बुक के ऊपर देखो, हमने बुक रख के दिखाई। तो व्हाट इज द यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे आप यूनिट सेल कह रहे थे, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच गेट रिपीटेड एंड रिपीटेड अगेन टू गिव द 3D crystal lattice is called the यूनिट सेल। आप उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई आपकी कि हाउ विल यू डिफाइन द यूनिट सेल, it is the smallest unit which get repeated and repeated again to give the 3D crystal lattice or the space lattice is called the unit cell। अब ध्यान से देखें, हमने क्यूब क्योंकि सबसे स्टेबल फॉर्म है ये, क्योंकि ऑल द थ्री साइड्स आर सेम। फर्दर इनके अंदर जो एंगल होते हैं आगे हम आपको बताएंगे, जो 3 एंगल्स होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बीच में, ऑल द 3 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल द 3 साइड्स आर सेम, सो इट इज द मोस्ट स्टेबल वन, दैट इज द क्यूबिक वन। तो वही हमने देखो ड्रा किया, एक यूनिट सेल, फिर ये फिर दिखाया हमने, ये तो अकेली यूनिट सेल थी, अब यूनिट सेल के साथ में दूसरी यूनिट सेल,
फिर थर्ड यूनिट सेल, फोर्थ यूनिट सेल, फिर इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस टाइप से रिपीटिशन होती जाएगी आपकी यूनिट सेल की, और फाइनली जो हमें 3D स्ट्रक्चर मिलेगी, आप उसे कहते क्या है, दैट कॉल्ड द स्पेस लैटिस। सो ये जो दो डेफिनेशन आपकी स्पेस लैटिस और द यूनिट सेल, ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल चलती है, एक दूसरे को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। तो स्पेस लैटिस को डिफाइन करते तो आप क्या लिखते हैं, द 3D स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ द यूनिट सेल इन अ रेगुलर मैनर is called the space lattice। और यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, the smallest unit which get repeated and repeated again to give the 3D crystal lattice is called the unit cell। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी जो हमने आपको बताया, जो यूनिट सेल आपकी बनी थी उसके अंदर आपके 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और द जेड एक्सिस। ऑल द 3 एक्सिस which are present in a unit cell और in a cube, जिसे हमने मोस्ट स्टेबल यूनिट सेल माना है, तो उसे आप कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्योंकि जो आपका क्रिस्टल होता है उसके अंदर 3 ही एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड द जेड। जैसे अभी आपके सामने ये हमने क्यूब बनाया, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके 3 आपकी जो एक्सिस होंगे, एक तो देखो किसी एक को आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं, किसी दूसरे को आप वाई एक्सिस कह सकते हैं, जो थर्ड वन बच गया उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज द जेड एक्सिस। सो दीज 3 लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मीटिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जैसे हमने दोबारा शो किया एक्स वाई एंड द जेड, लेकिन ऑल दीज 3 एक्सिस मूव टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। आपके घर में कोई रूम है, वो आपका इन्फिनिटी वाली तो उनकी लेंथ नहीं, इन्फिनिटी तक उसकी ब्रेड्थ नहीं, इन्फिनिटी तक उसकी हाइट नहीं, ये तो अप टू द स्काई आपके ऊपर तक चला जाता है। अप टू सम लेंथ, अप टू सम ब्रेड्थ, अप टू सम हाइट होती है हर एक आपके रूम के अंदर भी। तो वो जो पर्टिकुलर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और आप हाइट लेते हैं, वो कहाँ पे लेते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और द जेड एक्सिस। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द स्टैंडर्ड प्लेन और द यूनिट प्लेन। मीन्स आप एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर कोई भी जो लेंथ लेते हैं, कोई भी लेंथ लेते हैं, उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी और सी से, क्योंकि एक्स वाई और जेड दे आर टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं एक्सिस तो, लेकिन हमें इन्फिनिटी तक नहीं जाना होता किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर भी। तो उसकी कोई ना कोई लेंथ, कोई ना कोई ब्रेड्थ, कोई ना कोई हाइट होती है। तो एक्स एक्सिस के अलग जो हाइट होती है, आपकी जो लेंथ होती है, उसे आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर आप उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड एक्सिस के ऊपर उसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द प्लेन विच कट ऑल द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, देखो ए, बी और सी, देखो हमने कट किया। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई ना कोई हमने लेंथ ली, वो क्या हुई ए। वाई एक्सिस के ऊपर हमने कोई ब्रेड्थ ली, वो क्या हो गई बी। जेड एक्सिस के ऊपर हमने सी, दैट इज द हाइट ली, वो क्या बन गई आपकी, ये आपकी सी बन गई। क्लियर हो गया। सो द प्लेन विच कट ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कॉल्ड द स्टैंडर्ड प्लेन, उसे स्टैंडर्ड प्लेन कहते हैं। वो आपका ए, बी और सी से हमने रिप्रेजेंट किया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, जो भी हमारे जो यूनिट सेल होते हैं उसके पैरामीटर कितने होते हैं। जो भी हमारे यूनिट सेल होते हैं उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। वो क्या, वन इज द एज लेंथ, जो भी हमने बताया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट, दीज कॉल्ड द एज लेंथ along the x y and the z axis। so the intercept, जो भी हम ये डिस्टेंस लेते हैं along the x y और z axis, उसे आप इंटरसेप्ट कहते हैं। so the intercept of the unit cell along the x y and z axis are represented by a, b, c। x axis के along उसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, y axis के along उसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, और z axis के along आप उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। these called the edge length, आप उसे एज लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सियल एंगल। जो एक्स, वाई और जेड के बीच में 3 जो एंगल होंगे उन्हें आप क्या कहते हैं, एक्सियल एंगल। तो कौन सा एंगल आपका अल्फा होगा, कौन सा बीटा, कौन सा गामा, उन्हें हम अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो किस टाइप से, द एंगल इन बिटवीन द दीज डिफरेंट एजेस आर कॉल्ड द एक्सियल एंगल्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज अल्फा, बीटा एंड द गामा। सो व्हिच वन इज द अल्फा, व्हिच वन इज द बीटा, व्हिच वन इज द गामा। सो यू कैन लर्न दीज ऑल 3 एंगल इन द फॉलोइंग वेज। देखो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए, बी, सी, आप 3 चीजों को लिख देते हैं, उनके नीचे आप अल्फा, बीटा, गामा लिख दें। अब आपका जो एंगल है किसके बीच, ए और बी के बीच में, उसको आप क्या कहेंगे। देखो ए और बी के बीच में जो एंगल है, तो आप क्या करेंगे, जो ए और बी के नीचे जो हमने अल्फा और बीटा जो लिखा, आप इसे हाइड कर दे, देखो इस टाइप से, तो बच गया कौन, गामा। सो द एंगल इन बिटवीन द अल्फा इन बिटवीन द ए एंड बी इज गामा, तो वो आपका गामा हो जाएगा। सो दीज आर द गामा इन बिटवीन ए एंड बी। इस टाइप से आप उसको याद करते। क्लियर हो गया। इसी पैटर्न के ऊपर देखो औरों को देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम किसके बीच देखेंगे, बी और सी के बीच। देखो बी और सी के नीचे बोलो कौन सा लिखा हमने, बीटा और गामा, आप इनको हाइड कर दें, तो बोलो कौन बच गया, अल्फा। तो बी और सी के बीच में जो एंगल होगा आप उसे क्या कहेंगे, बोलो दैट इज द अल्फा वन। क्लियर हो गया। तो अब बच गया आपका कौन, वो आपका बच गया बीटा।
तो इस टाइप से हम एंगल्स का पता लगा लेते हैं. सो दैट इज द वे टू लर्न द अबाउट द एंगल, दैट इज द अल्फा बीटा एंड गामा. हम कैसे याद करें कि अल्फा को कहाँ लिखें, बीटा को कहाँ लिखें और गामा को कहाँ पे लिखें. सो दैट इज द वे टू लर्न द एंगल्स, दैट इज द एक्सियल एंगल्स, दैट इज द अल्फा बीटा एंड द गामा वन. क्लियर हो गया. उसके बाद एक्सियल रेशियोज. एक्सियल रेशियो का मतलब क्या होता है, जो ये आपकी एज लेंथ थी, जो ए बी और सी है अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दीज ए बी एंड सी इंटरसेप्ट. जो ए बी सी और जो इंटरसेप्ट है अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस, इनकी रेशियो क्या है, उसी को आप एक्सियल रेशियो कहते हैं. आप उसी को क्या कहते हैं, एक्सियल रेशियो. मींस द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द यूनिट प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अलोंग द एक्स वाई एंड द जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल रेशियो. दैट इज द ए इज टू बी इज टू सी. जो आपके एक्सियल एंगल्स हैं और जो एक्सियल रेशियो है, एंगल कौन हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा. एक्सियल रेशियोज क्या हो गई, ए इज टू बी इज टू सी. अगर इन दोनों को कलेक्टिवली हम ले लेते हैं तो आप उसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ द क्रिस्टल्स. क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ द क्रिस्टल. सो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द क्रिस्टल, द एक्सियल एंगल्स along with the axial ratios are collectively called as the element of the crystal. वो किसी भी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आपके क्रिस्टल की शेप क्यूब हो सकती है. जैसे मैंने बताया सबसे स्टेबल आपकी जो स्ट्रक्चर होती है यूनिट सेल की, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, द फॉर्म ऑफ द क्यूब. क्योंकि उसके अंदर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट होती है. जो थ्री एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, दिस ऑल आर सेम एंड ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री. तो मींस दिस कोलेक्टिवली मींस द एज लेंथ, दैट इज द abc, जिसे आप क्या कहते हैं, एक्सियल रेशियोज. और एक्सियल एंगल्स जो आपके अल्फा बीटा गामा है, दिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द क्रिस्टल. ये किसी भी क्रिस्टल को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कोई क्रिस्टल कैसा है, किस शेप का है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, जो आगे और भी नाम आपके आएंगे, हेक्सागोनल है, वो कैसा है. क्लियर हो गया. इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट सेल. हम किसी भी यूनिट सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डिफरेंट वेज से में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. क्योंकि जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है. द यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. वो क्या क्या तरीके हैं, जैसे अभी हमने बताया कि उसके थ्री क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो होंगे ही, तो वो क्यूब हो भी सकता है, क्यूब ना भी हो. क्यूब कैसे, जैसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल हो. जैसे मैंने आपके सामने बुक रखी थी तो आपने देखा था उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो इक्वल नहीं होती, इट मींस वो क्यूब नहीं है. तो मींस फिलहाल ये आता है कि यूनिट सेल को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, तो हम उसको कितने तरीके से उस डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं. देखो कुछ ऐसे, वन इज द ओपन स्ट्रक्चर. ओपन स्ट्रक्चर मींस जो भी आपका क्यूब होता है, क्यूब कैसे बना था, हमने आपको पहले बताया था यूनिट सेल कैसे बनी थी. हमने बताया था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वेदर में बी द एटम और द आयंस और द मॉलिक्यूल, उनको जब हम स्ट्रेट लाइन से ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ड्रा करने के बाद ही तो क्यूब बना था आपका. स्ट्रेट लाइन से ड्रा करने के बाद ही तो क्यूब बना था. आपका क्यूब ऐसे ही तो नहीं बन गया था. तो जो आपके पार्टिकल थे वो एटम, मॉलिक्यूल और दी आयंस, वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन को रिप्रेजेंट कैसे करें, उनको शो कैसे करें, उनको शो करने के तरीके के बेसिस के ऊपर ही तो हम यूनिट सेल को अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डिफरेंट वेज से. जैसे अगर हम जितने भी आपके एटम, मॉलिक्यूल, जो आयंस हैं, उनको सिर्फ पॉइंट से रिप्रेजेंट करें, the structure in which the constituent particles, whether it may be the atom or the ions or the molecule, the unit cell, if they are represented by their center, not by their actual size, means जैसे हमने आपको बताया था जो पार्टिकल है, चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल, उसको हम स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन जो भी स्फीयर होता है उसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा. तो जो सेंटर है सिर्फ उस सेंटर को दिखा दें, डॉट से दिखा दें. सो दैट देयर ओपन स्ट्रक्चर. उसे आप क्या कहेंगे, देखो ओपन स्ट्रक्चर. जैसे अभी हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ताकि डॉट तो आपको दिखती नहीं. डायग्राम जब हम बनाते हैं, जैसे क्यूब हमने मान लीजिए बनाया आपके सामने, इसके अंदर हमने जो डॉट है उसको ब्लू कलर से शो किया, लेकिन हमने डॉट थोड़ी मोटी बना दी ताकि आपको थोड़ी दिखे. लेकिन फुल कंप्लीट बड़ा स्फीयर तो हमने नहीं ड्रा किया आपके सामने ताकि वो डॉट आपको दिखती, इसलिए हमने थोड़ा मोटी डॉट बना दी, हमने थोड़ी थिक डॉट बना दी, ब्लू कलर से शो कर दी. तो मींस ओपन स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर होती है, ओपन स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, द स्ट्रक्चर इन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेदर दे आर द एटम, मॉलिक्यूल और द आयंस in the unit cell are shown by its center, not by their actual size. उसको हम एक्चुअल साइज से रिप्रेजेंट ना करें, सिर्फ सेंटर से रिप्रेजेंट कर दे, तो आप उसे ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं. नेक्स्ट वन इज द स्पेस फिलिंग मॉडल. मींस एक्चुअल बना दें, जैसे स्फीयर पूरा बना दें. देखो ध्यान से डेफिनेशन को देखिए, द स्ट्रक्चर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द यूनिट सेल आर शोन बाय, ऊपर तो हमने क्या लिखा था, शोन बाय इट्स सेंटर, सिर्फ सेंटर से रिप्रेजेंट करें. और अब स्पेस फिलिंग मॉडल कौन सी होगी, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर कौन सी होगी, शोन बाय देयर एक्चुअल साइज. देखो जैसे यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर, जो क्यूब है, उसको बनाना ही शुरू किया, एक फेस ही दिखाया है, और ध्यान से देखें जो ये पॉइंट था,
देखो ये जो पॉइंट था यहाँ पे, देखो अभी मैं आपके सामने, देखो ये जो पॉइंट, अगर हम सिर्फ इतना पॉइंट शो कर देते सो वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमने जो उसका एक्चुअल जो शेप है, जैसे हमने बताया था एटम और क्लोराइन को स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा स्फीयर ही हमने ड्रा कर दिया। सो दैट इज द, हर पॉइंट के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर जो पार्टिकल है उसको ऐसे बड़े बड़े स्फीयर से हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या बन जाएगी, दैट इज अ स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। वो क्या बन जाएगी, आपकी स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देखो ये हमारे पास एक यूनिट सेल तो नहीं, जैसे आपका घर बनता है, घर एक ईंट से तो नहीं बनता, एक ईंट को हम एक यूनिट सेल मानते हैं। तो सिमिलरली एक जो आपकी यूनिट सेल मैंने सामने रख दी, वहां पे तो आपको ये लगता है कि जो पार्टिकल जो स्फीयर से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पार्टिकल इसी का होगा, इसी यूनिट सेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे अभी आप समझ पाएंगे आगे, जो हम डायग्राम आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा इस डेफिनेशन को, जिसे कहते हैं रियल स्ट्रक्चर और द ट्रू स्ट्रक्चर। सो द रियल स्ट्रक्चर और द ट्रू स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज शोन बाय देयर एक्चुअल पोर्शन। बोलो किससे, एक्चुअल पोर्शन दिखाएं सिर्फ हम। देखो कैसे, ये तो मैंने देखो दोबारा उसी टाइप से शो किया पूरे पार्टिकल को, लेकिन अगर हम देखो एक यूनिट सेल के साथ दूसरी यूनिट सेल लगा दे, देखो आप ये बताएं, अब ध्यान से, बड़े ध्यान से देख के, जो पहले वाली यूनिट सेल है उसका कौन कितना हिस्सा ही इसका है, देखो स्फीयर का, देखो सिर्फ इतना, देखो जो मैंने अभी शेडेड पोर्शन शो कर दिया, इतना ही स्फीयर का इतना ही हिस्सा ही तो इस पहले वाली यूनिट सेल को के हिस्से में आया है। बचा हुआ हिस्सा तो ब्लू कलर की यूनिट सेल में चला गया। देखो देखो सिर्फ इतना हिस्सा, देखो मैंने नीचे शो भी कर दिया अलग से, देखो सिर्फ ये इतना पार्ट। तो सिर्फ हम आर्क से दिखाएं, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको आर्क बोलते हैं। तो आर्क जितना हिस्सा ही अगर हम शो करें तो वो क्या कहलाती है, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर। तो देखो तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। ओपन स्ट्रक्चर जो सबसे पहले वाली थी, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा था, जो ब्लू कलर से अगर हम डॉट से दिखा दें आपके हर कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल को, हमने कैसे शो किया, विद द हेल्प ऑफ द डॉट। सो द स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर शोन बाय देयर सेंटर, नॉट बाय देयर एक्चुअल साइज। तो ओपन स्ट्रक्चर अगर एक्चुअल साइज से दिखा दें, पूरा का पूरा स्फीयर दिखा दें, तो दैट कॉल्ड देयर स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। अगर हम सिर्फ उसका पोर्शन दिखाएं, एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पोर्शन आया जैसे अभी दिखाया गया, तो वो कहलाती है उसकी रियल और द ट्रू स्ट्रक्चर। अब देखो फर्दर उसमें दिखा रहे हैं, देखो फिर दिखा रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे, ऊपर डायग्राम के अंदर फिर से देखें, देखो ये इट्स ऑन, ये हिस्सा देखो और के पास चला गया, देखो क्लियर हो गया अब इतना। अब देखो इस जो फिलहाल जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसके अंदर देखें, हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके सामने शो किए हैं। देखो ये फुल, बोलो ये कौन सी स्ट्रक्चर थी ये, अब देखो ये कट गया, ये कटा हुआ हिस्सा आ गया, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, ट्रू स्ट्रक्चर। ये ट्रू स्ट्रक्चर है जो कटा हुआ हिस्सा था। अब दोबारा से देखना, देखो ये बिल्कुल डॉट दिख रहे हैं, अब आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो वो आपकी कौन सी थी, ओपन स्ट्रक्चर। अब देखो थोड़े बड़े हो गए पार्टिकल, देखो ये फुल साइज हमने दिखा दिया। बोलो कौन सी स्ट्रक्चर है ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। अब देखो अब हम कट कर देंगे, वही हिस्सा दिखाएंगे जो इस यूनिट सेल के पास इसके हिस्से में आने वाला है। आप देखते जाएं स्ट्रक्चर की तरफ, देखो हमने कट कर दिया ना। अब देखो ये कटा हुआ हिस्सा, देखो अब आपको कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द रियल और द ट्रू स्ट्रक्चर। अब आप समझ गए होंगे इस डायग्राम के अंदर से। देखो फिर से आप देख सकते हैं डॉट और फिर ये बड़ा साइज एंड फिर कटा हुआ हिस्सा। सो थ्री तरीके से, थ्री वेज से हम यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल। द यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंट इन देयर ओपन स्ट्रक्चर, मे बी रिप्रेजेंट इन स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, मे बी रिप्रेजेंट इन देयर रियल स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट सेल। जो यूनिट सेल की जो रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर हमें क्या क्या दिखता है, यूनिट सेल के अंदर होता क्या है। ये यूनिट सेल हैज, बोलो यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, एक तो कॉर्नर्स होते हैं। बोलो यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, बड़े ध्यान से देखते चले जाएं। यूनिट सेल के अंदर होते हैं 8 कॉर्नर्स। बोलो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। आप जिस भी रूम के अंदर आप बैठे हैं, आप अपने रूम के अंदर नजर दौड़ाएं, आपको क्या दिखेंगे, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर। आपके जो रूफ, आपकी छत है उसकी तरफ देखें, आपके कमरे के अंदर 4 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं। आप जो फर्श है आप उसके अंदर देखें, 4 कॉर्नर आपको नीचे दिख रहे हैं। सो दीज आर दी 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर होते हैं आपके। ऐसे ये जो क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब के अंदर भी आपको कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना। जो रेड कलर से अभी हम शो करेंगे राइट साइड में जो डायग्राम है उसके अंदर, अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से, राइट साइड वाला जो डायग्राम है आपका, उसके अंदर अभी हम फेसेस दिखा रहे हैं, फेस भी अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉर्नर आपके 8 ही होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फेसेस। हाउ मेनी फेसेस आर देयर। आपके घर के अंदर आप
इस क्यूब के अंदर भी देख रहे हैं, देखो हम लिख रखा है हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखें लेफ्ट वाले डायग्राम के अंदर, देखो नंबर 1 फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज एंड द सिक्स्थ फेज। कमरे में बैठे तो क्या, 4 तो आपकी दीवारें हो गई, वो चारों फेस है, एक आपके फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, एक आपकी रूफ हो गई। सो दीज आर दी 6 फेसेस, ये 6 फेस कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखें, जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आपको इनको भूलना नहीं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आगे जिनमें इनको यूज किया जाएगा, आपको एकदम इनका जवाब देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एजेस। एजेस कितनी होती हैं, एजेस आर 12 नंबर। देखो बड़े ध्यान से देखना, जब आप एक क्यूब ड्रा करते हैं तो आप कितनी लाइन ड्रा करते हैं, देखो आप अभी मैं ड्रा करके दिखा रहा हूं आपको, 4 लाइंस देखो ड्रा की, 4 लाइंस ये ड्रा की, बोलो कितनी होगी, 4 + 4 8, 4 + 4 8। ये 8 कौन सी लाइन होगी, जैसे आपका जो सबसे पहले आपका फ्रश है, फ्रश को ड्रा करने के लिए आपने 4 लाइनें ड्रा की, एक फ्रश बन गया। छत को ड्रा करने के लिए आपने 4 लाइनें ड्रा की, ऊपर आपने छत को रिप्रेजेंट कर दिया, 4 लाइनों से छत बन गई, 4 लाइनों से आपका फ्रश बन गया, जो अभी मैंने किया। अब क्या हो गया, जो फ्रश आपकी जो छत है वो तो हवा में तो रहेगी नहीं, फ्रश जो छत है उसको फ्रश के ऊपर कैसे रखे, जो आजकल घर बनते हैं पिलर के बेस के ऊपर, तो 4 कॉर्नर के ऊपर 4 पिलर, देखो पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, देखो पिलर नंबर 3, देखो लाइन जो ड्रा करें, पिलर नंबर 4, इस टाइप से 4 पिलर हो गए। तो आपने क्या देखा, टोटल एजेस बोलो कितनी होगी, 12। तो एक जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर 12 एजेस होती हैं। तो आप ध्यान रखें, ईच यूनिट सेल, ईच सिंगल यूनिट सेल हैज 8 corners, 6 faces and the 12 edges, और उसके अंदर 12 क्या होती है बोलो, एजेस होती हैं। नीचे वाले डायग्राम के अंदर भी बार बार रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद बॉडी डायगोनल की बात आती है। देखो बॉडी डायगोनल कैसे ड्रा करते हैं, बड़ा सिंपल पॉइंट है ये। बॉडी के बीच में से आपका जो रूम है, रूम के बिल्कुल बीच में आपका जो सेंटर पॉइंट है आपके रूम का, जो हवा में है, उसको क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर होता है। तो बॉडी सेंटर को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारे रूम का सेंटर कहाँ, बॉडी सेंटर कहाँ है, हमारे रूम का सेंटर कहाँ है, क्या करते हैं, हमें बॉडी डायगोनल ड्रा करने पड़ते हैं। तो आप जिस भी रूम में बैठे हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते चले जाना बैठे बैठे, आप अपने रूम के बिल्कुल सेंटर में जाके बैठ जाए, किसी एक दीवार की तरफ अपना फेस कर ले। एक दीवार आपके सामने है, एक आपके बिल्कुल बैक में है। तो जो दीवार आपके बिल्कुल सामने है, देखो जो दीवार बॉडी डायगोनल, देखो 4 होते हैं, मैं बता रहा हूँ वो कैसे होते हैं। आपके सामने देखो, अभी मैं रेड लाइन जो मैंने ड्रा की, देखो ये कैसे किया, आपने धागा बांध दिया, देखो कैसे बांधा, एक बड़ी सी रस्सी ले ली, एक आपने रोप ली, आप एक कमरे में बैठ गए, सामने वाली जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर वाले जो 2 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, कौन से कॉर्नर दिख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वाले 2 कॉर्नर आपको नीचे दिख रहे हैं। ऐसे ही आप पीछे मुड़ के देखें, जो आपके बिल्कुल बैक में दीवार है, उसके ऊपर भी 2 कॉर्नर ऊपर दिख रहे हैं, 2 कॉर्नर नीचे दिख रहे हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। अब आपको एक रस्सी बांधनी है, वो रस्सी इस टाइप से आपको बांधनी है कि वो बॉडी के बीच में से जाए, रूम के बीच में से जाए। तो आप क्या करें, मैं फिर बता रहा हूँ, आप क्या करें, अपने रूम में बैठ जाएं और बैठ के अपने सामने वाली दीवार को देखें। जो आपके सामने वाली दीवार है वहां पे आप क्या करें, जो ऊपर वाले 2 कॉर्नर है वहां पे आप 2 आपकी जो कील है उनको वहां पे लगा दें, और उसके बाद एक रस्सी को वहां पे बांध दें, और उसको जो आपके पीछे वाला फेस है, बोलो कहाँ पे उसको बांधेंगे, आपके जो बिल्कुल बैक में फेस दिख रहा है उसमें जो ऑपोजिट नीचे वाला कॉर्नर है वहां से आप उस रस्सी को बांधे, बोलो वो रस्सी कहाँ पे चलेगी, रूम के बीच में से। ऐसे दूसरा ऊपर वाला अपना कॉर्नर ले लें, दूसरा ऊपर वाला देखो इस टाइप से, जैसे मैंने लाइन से भी ड्रा किया, तो वो भी कहाँ से जाएगा, ऊपर वाला कॉर्नर आपके पीछे वाले फेस के बिल्कुल नीचे से, एंड सो ऑन। अब की बार जो आपके सामने वाला फेस है, जो बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर है उनको ले, और वहां से रस्सी बांध के कहां पे लेके चले जाएं, आपके बैक वाले फेस के ऊपर की तरफ। तो मीन्स सामने वाले फेस से ऊपर वाले कॉर्नर से रस्सी बांधे कहां पे, और उनको कहां तक खींच के ले जाएं, आपके बैक वाले फेस के नीचे वाले कॉर्नर्स की तरफ, ऑपोजिट कॉर्नर्स की तरफ। एंड सो नीचे से रस्सी बांधे, सामने वाले फेस के नीचे वाले कॉर्नर से रस्सी बांधे, तो उनको कहां पे लेके चले जाएं, उनको आपके बैक वाले फेस के ऊपर वाले ऑपोजिट कॉर्नर्स के पास। तो इस टाइप से आपको 4 रस्सी आपने बांधी, और वो जो 4 रस्सी हैं, 4 जो रोप हैं, आपके रूम के बिल्कुल बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा जहां पे वो रोप्स हैं आपस में करेंगी इंटरसेक्ट। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर। एक पॉइंट ऐसा होगा
जहां पे बिल्कुल रूम के बीच में वो चार जो रस्सियां हैं, वो जिन्हें हम बॉडी डायगोनल कह रहे हैं, वो वहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, और दैट पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट द बॉडी सेंटर इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर। उसे आप बॉडी सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर। तो बोलो बॉडी सेंटर कितने होते हैं? दीज आर 1 इन नंबर। बोलो बॉडी सेंटर हमें कैसे ऑब्टेन होता है? एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं, बाय ड्राइंग द बॉडी डायगोनल। कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर हम ऐसा कर दें तो सिर्फ 2 ही लाइन ना ड्रा कर दें हम, जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको ड्रा करके दिखा रखी, 2 रेड लाइन ड्रा कर रखी। नो, क्या होगा, क्या पता आपका रूम क्यूब ना हो, क्या पता वो क्यूबाइड हो, कोई और हो। तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही सेंटर पॉइंट का तो हमें तभी पता चलता है, बॉडी के सेंटर का तभी पता चलता है अगर हम चारों के चारों बॉडी डायगोनल को ड्रा कर देंगे। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं आपके रूम के बीच में बैठ के। ऐसे बैठे, सामने वाली दीवार आपके सामने है, बिल्कुल आपके पीछे वाली दीवार, आपको 4 रस्सियां बांधनी है, और कहां पे? ऊपर वाले 2 कॉर्नर, पीछे वाली दीवार के नीचे वाले कॉर्नर से, ऑपोजिट कॉर्नर से। अब सामने वाली दीवार के नीचे वाले कॉर्नर, पीछे वाली दीवार के ऊपर वाले ऑपोजिट कॉर्नर से आप वहां पे बांध दें 4 रस्सियों को। जो मीटिंग पॉइंट है उसे आप बॉडी सेंटर कहते हैं। तो बोलो, अब आपको याद हो गया होगा कि एक जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर 8 तो कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और 12 एजेस होते हैं। बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, और वो जहां पे बॉडी डायगोनल मीट करते हैं उस मीटिंग पॉइंट को, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बॉडी सेंटर कहते हैं। बॉडी सेंटर सिर्फ एक ही हो सकता है। और फेस डायगोनल आपने देखा था, फेस तो 6 होते हैं। आपके रूम में 4 तो दीवारें हो गई, वो फेस है, एक छत हो गई, एक फर्श हो गए, 6 होते हैं फेस। एक फेस के अंदर, एक दीवार के अंदर आप कितने डायगोनल ड्रा कर सकते हैं? दीवार के ऊपर कितने डायगोनल ड्रा कर सकते हैं? वो तो आप पढ़ा भी आपने छोटी क्लासेस में। दीवार मान लीजिए आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वेयरिश भी हो सकती है। तो आप कितने डायगोनल ड्रा कर सकते हैं? सिर्फ 2। देखो अब, तो टोटल फेस 6 है, तो टोटल फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? एक फेस के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, तो 6 फेस में आपके 12 फेस डायगोनल हो जाते हैं। देखो कैसे ड्रा करते हैं। दोबारा से मैं ये क्यूब ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने। देखो 4 लाइनें, जिसे एज कहते थे, 4 लाइन दूसरी, 8 लाइन, फिर उसके बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ये तो एजेस हो गए। अब ऊपर वाला जो फेस था, देखो 1 फेस डायगोनल, ये सेकंड फेस डायगोनल। तो एक फेस के अंदर 2 डायगोनल, ऐसे 6 के 6 फेसेस के अंदर ड्रा करें तो 12 फेस डायगोनल हो जाते हैं। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो यूनिट सेल के अंदर बोलो क्या क्या देखने को मिला, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, और समझकर ही याद करेंगे, इसको आप क्लेम नहीं करेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बोले यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे ए यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर, 6 फेसेस, 12 एजेस, 4 body diagonal, 1 body center, and the 12 face diagonals in a unit cell, in a unit cell के अंदर। चलो एक कॉमन सी बात हम आपसे पूछ लेते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी यूनिट सेल के अंदर एंड कितने होते हैं? जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, बस को आप चला रहे हैं, तो उसके 2 ही एंड होते हैं, एक सामने वाला एंड, एक पीछे वाला एंड। एंड सिर्फ 2 ही होते हैं, मीन सामने वाला फेस और उसके बैक वाला फेस। टोटल फेस तो 6 होते हैं। जैसे बस है, उसके अंदर भी 4 तो आपकी दीवार, एक उसकी छत हो गई, फर्श, आप एक उसका फर्श हो गया, जो आपका पायदान हो गया जिसके ऊपर आप चलते हैं बस के अंदर, तो हो गए ना टोटल आपके फेसेस। लेकिन जो आमने सामने वाला फेस है, तो उन्हें एंड्स कहते हैं। अपोजिट फेसेस को, अल्टरनेट फेसेस को आप एंड्स कहते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर एंड कितने होते हैं? अपोजिट फेस को हम एंड्स कहते हैं। एंड सिर्फ 2 ही होते हैं। कोई रॉकेट उड़ रहा है, उसमें जो आपका जो छत है, आपकी जो रूफ है, वो एक एंड, और जो फ्लोर है वो दूसरा एंड, क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ेगा, तो उसके अंदर भी 2 ही एंड होते हैं। किसी भी बॉडी के सिर्फ 2 ही एंड हो सकते हैं, उसके 3 एंड 4 एंड नहीं होते, ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो बोलो यूनिट सेल के अंदर क्या क्या होता है? 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस, 12 एजेस, 4 बॉडी डायगोनल, 1 बॉडी सेंटर, 12 फेस डायगोनल, एंड द 2 एंड्स। एंड सिर्फ 2 ही होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल हो कितनी टाइप की सकती हैं? यूनिट सेल 2 ही टाइप की होती हैं बेसिकली। वन इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, एंड सेकंड वन इज द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे? इफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। अभी हमने देखा यूनिट सेल के अंदर था क्या क्या। यूनिट सेल के अंदर तो कॉर्नर भी हैं, यूनिट सेल के अंदर फेस भी हैं, यूनिट सेल के अंदर एजेस भी हैं, यूनिट सेल के अंदर बॉडी का सेंटर भी है। लेकिन पार्टिकल को आप उन सारी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन इफ द पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल? The unit cell in which the constituent particles are present only at the corner is called the primitive unit cell. उसे आप primitive unit cell कहते हैं।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज द सेंटर्ड और द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये बताएं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। द यूनिट सेल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट सम अदर प्लेसेस along with that the corner is called the non primitive unit cell। some other places कौन है, some other places वही तो है जो अभी हमने देखा था। यूनिट सेल के अंदर और कौन से प्लेस हो सकते हैं, कॉर्नर पे तो पार्टिकल होंगे ही, सिर्फ कॉर्नर पे हो तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी हो, कहीं और क्या है, अभी हमने देखा था पीछे आपका फेस हो सकता है। लेकिन देखो फेस तो पूरा बड़ा होता है, दीवार तो पूरी बड़ी होती है, लेकिन पूरी बड़ी दीवार में पार्टिकल को कहाँ रखें, तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे फेस सेंटर। क्या यूज करेंगे, फेस सेंटर। जो एक लंबी लाइन होती है जिसे आप एज कहते हैं, एज तो पूरी लंबी लाइन है, उस लंबी लाइन के ऊपर पार्टिकल को कहां रखें, तो उसे कहेंगे एज सेंटर। सिर्फ एज सेंटर पे रखेंगे, रखने को पार्टिकल को कहीं पे भी रख सकते हैं, पूरी लेंथ के अलोंग रख सकते हैं, लेकिन हम जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं, हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। पार्टिकल को फेस पे रखेंगे तो फेस पे कहाँ, एट द फेस सेंटर। एज पे रखे तो कहाँ, एट द एज सेंटर। इस टाइप से समझ में आ गई बात। तो इस टाइप से हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और द सेंटर्ड यूनिट सेल। The unit cell in which the constituent particles are present at some other places like face center, edge center, body center, along with at the corners is called the non-primitive unit cell। जैसे आपको ये नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, there is a corner, edge center और the face center, और द बोलो क्या आपका फेस सेंटर, FAC फेस सेंटर, और द बॉडी सेंटर। नेक्स्ट अदर प्लेसेस क्या क्या निकले, कॉर्नर जो 8 होते हैं, फेस सेंटर जो 6 होते हैं, सेंटर जो कि 12 होते हैं, बॉडी सेंटर जो कि 1 होता है, वो अदर प्लेसेस हो जाते हैं। अब जो जितनी भी आपकी ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इनकी फर्दर टाइप होती है। इनकी फर्दर क्या होती है, टाइप। आपके जो फर्दर टाइप है नॉन प्रिमिटिव की, वो तो आपको यहीं से दिख रही है कि पार्टिकल फेस सेंटर पे है या सेंटर पे या बॉडी सेंटर पे, हम फर्दर देखेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल मींस जो आपने यूनिट सेल अभी आपके सामने दिखा दी, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और जो 3 एक्सिस हैं अल्फा बीटा गामा, उनके बीच में एंगल क्या है। तो इस बेसिस के ऊपर आपकी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो बेसिकली कितने टाइप की हो सकती हैं, तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। दैट इज द आपके जो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है, जो बेसिक यूनिट सेल है वो कितनी हो सकती है। सो व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सियल रेशियोज और द एक्सियल एंगल्स। एक्सियल रेशियो क्या थी, ए बी और सी, मींस ए इज टू बी इज टू सी, मींस जो लेंथ है अलोंग द एक्स वाई और जेड एक्सिस वो कितनी है, क्या वो सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मींस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम है। नेक्स्ट एक्सियल एंगल्स, क्या एक्सियल एंगल्स हमारे सेम है, अल्फा बीटा और गामा क्या सेम है, क्या वो 90 डिग्री के हैं। तो इस बेसिस के ऊपर जो हमारे क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है, या जो बेसिक यूनिट सेल भी आप इसे बोलते हैं, बेसिक यूनिट सेल हमारी 7 टाइप की हो सकती है, क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम हमारे 7 टाइप के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनको याद रखने का तरीका क्या है, तरीका कुछ ये होगा, जो टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगी। देखो सी टॉम हर्ट फार्मूला बनेगा हमारा, सी टॉम हर्ट। सी देखो पहला कैपिटल अक्षर हमने सी लिखा है, सी से क्यूबिक बनेगा टॉम, TOM टॉम, टी से टेट्रागोनल बना, ओ से ऑर्थोरोम्बिक बना, एम से मोनोक्लिनिक बना, ये टॉम बन गया। सी का मतलब देखो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर शॉर्ट फॉर्म मैसेज भेजते हैं आप इधर से उधर, तो SEE को आप सी से ही लिख देते हैं, तो सी, ये सी बन गया। TOM टॉम कोई नाम हो गया, जैसे टॉम एंड जेरी होता है, तो टॉम हो गया। तो आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो नाम भी आपको याद हो जाएंगे। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, हर्ट। हर्ट की पूरी स्पेलिंग तो HEART होती है हर्ट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HRT हर्ट। तो देखो H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल और T से ट्राइक्लिनिक। तो इस टाइप से आप इनको याद रखेंगे, सी टॉम हर्ट, सी टॉम हर्ट, इस टाइप से, ताकि आपको सारी की सारी बेसिक यूनिट सेल याद हो जाए, और इससे आपको फायदा भी मिलेगा देखो याद रखने का। अब हम इसके अंदर 2 ही तो चीजें देखनी है। वन इज द एक्सियल रेशियो। एक्सियल रेशियो कैसे याद करें, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, अभी आपसे हम पूछ के भी देखेंगे। देखो एज लेंथ क्या करें, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पहले में लिख दें, नेक्स्ट में इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एक को कट कर दें, बी इज नॉट इक्वल टू सी, देखो ऐसे। अगले में तीनों को कट कर दें, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब बीच में आप एक मिरर प्लेन मान लें, बीच में मान लीजिए क्या आपके पास एक मिरर है, और आप इसकी मिरर इमेज देखें। हम ये जूम करके चलते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक मिरर रख दिया, देखो ऐसे, देखो मिरर, और मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन देखें, तो नजदीक की चीज नजदीक जैसे आपको ये दिख रही है, देखो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद क्या आएगा बोलो नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, देखो ये नेक्स्ट वाला आ गया आपका, यहाँ पे आ गया ना, देखो नेक्स्ट वाला। इसके बाद कौन आएगा,
और ऊपर वाला a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। आगे ना, तो ये जो 3 पार्ट है, ये नीचे वाले 3 इसके बोलो क्या बनाया हमने, मिरर इमेज, ऐसे आप याद कर लेते हैं। और लास्ट वाला सबसे कम स्टेबल सिस्टम होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, उसमें कोई भी इक्वल a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ऐसे आप याद कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके एक्सियल एंगल्स। देखो मैं फिर बता दूं, याद कैसे किया, सी टॉम हर्ट के बेसिस के ऊपर आपने इनके नाम याद किए, ये सी और ये टीओएम टॉम, HRT हर्ट, ऐसे आपने याद किया। एज लेंथ कैसे याद की, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख के 1 को कट किया, a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, फिर दोनों कट कर दिए, a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, फिर मिरर इमेज ली, मींस a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c आ गया, फिर एंड सो ऑन, यानी उलट के आपने लिख दिया, उसे मिरर इमेज कहते हैं। लास्ट वाले में तीनों कट कर दिए, लीस्ट स्टेबल सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं एक्सियल एंगल्स। ऊपर वाले तीनों में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों 90 के होते हैं। देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, नेक्स्ट में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, नेक्स्ट में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, तीनों में इक्वल होते हैं। उससे नेक्स्ट वाले में मोनोक्लिनिक के अंदर आपके जो ये दो एंगल हैं, पहला और तीसरा एंगल, देखो ये अल्फा और बीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। और 9 आपके देखो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, लेकिन बीटा 90 का नहीं होगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट में अब की बार हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा इक्वल कर लेंगे। नेक्स्ट में देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, लेकिन गामा यहाँ पे फिक्स है 120 हेक्सागोनल के अंदर। उसके बाद रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन 90 का नहीं होगा कोई भी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। और सबसे कम स्टेबल ट्राइक्लिनिक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं, कोई भी 90 का भी नहीं। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। पेपर में कोई अब आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखो कैसे पूछेंगे, हम आपसे पूछ के देखते हैं। Which is the most stable unit cell out of these three, out of these 7 basic unit cell, जो 7 बेसिक यूनिट सेल हैं, 7 जो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है, सबसे स्टेबल कौन, नंबर 1 वाली क्यूबिक, इसलिए हमने उसको सबसे ऊपर लिखा है। उसके अंदर L A is equal to B is equal to C है, मींस लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट एंड ऑल द 3 एंगल्स बिटवीन दीज 3 एक्सिस, मींस A B और C के बीच में आपके अल्फा बीटा गामा इक्वल भी और 90 के भी है। सबसे कम स्टेबल कौन, आपका ट्राई क्लिनिक है। बोलो कौन है वो, आपका ट्राई क्लिनिक है। A is not equal to B is not equal to C and also alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90, वो इक्वल भी नहीं है। उसके बाद देखो अब आपके क्वेश्चन पूछ के देखते हैं आपसे, आप उस यूनिट सेल का नाम बताएं, नेम द यूनिट सेल इन विच A is equal to B is equal to C, सिर्फ इतना पूछ लिया। नेम द यूनिट सेल इन विच द A is equal to B is equal to C, तीनों आपके इक्वल है। जल्दी बताएं, आप देख के आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो अगर आप इसको याद करेंगे जैसे आपको समझाया गया ऐसे ही, तभी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो देखो आंसर क्या है, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी किस में दिख रहा है, क्यूबिक में भी दिख रहा है। और A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और किस में दिख रहा है, रोम्बोहेड्रल में दिख रहा है। सो आपका आंसर क्या हुआ, क्यूबिक एंड द रोम्बोहेड्रल इज द आंसर। क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, नेम द यूनिट सेल इन विच A इज इक्वल टू B, जिसके अंदर A और B इक्वल होता है। A और B, देखो A और B यहाँ पे भी इक्वल है, देखो A इज इक्वल टू B, ए और बी तो देखो टेट्रागोनल में भी इक्वल है। ए और बी तो देखो ए इज इक्वल टू बी हेक्सागोनल में भी इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी देखो रोम्बोहेड्रल में भी इक्वल है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड द रोम्बोहेड्रल। तो ये चारों नाम आपको लिखने होंगे। चारों में से अगर एक भी भूल गए, आपने 3 लिखे, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया। अब उस यूनिट सेल का नाम बताएं इन विच द ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, जो तीनों इक्वल नहीं। देखो ये रहा, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। नेक्स्ट देखो अगला भी है, A is not equal to B is not equal to C, मोनोक्लिनिक हो गया। और बताएं एक ये रहा ट्राइक्लिनिक, A is not equal to B is not equal to C। कहने का मतलब जो ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब ये बताएं वो कौन सा है, ये वो कौन सी यूनिट सेल है इन विच द अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बोलो कौन है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा देखो फर्स्ट में भी है क्यूबिक में, अल्फा इज इक्वल टू बीटा देखो नेक्स्ट में भी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा ऑर्थोरोम्बिक में भी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा देखो हेक्सागोनल में भी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा देखो रोम्बोहेड्रल में भी है। तो देखो कितने हो गए, 5 इज द, ये पांचों के पांचों नाम आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो कौन सी यूनिट सेल है जिसके अंदर गामा 120 का होता है, तो वो तो एक ही है, दैट इज द हेक्सागोनल। वो कौन है बोलो, आपकी हेक्सागोनल होती है। क्लियर हो गया। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आपको कैसे हो याद, वो तभी होंगे याद जैसे आपको सिखाया गया। आप इन सभी को रफली जल्दी जल्दी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले सीटोम हर्ट ही याद रखें, उनको लिख दें। फिर एज लेंथ कैसे लिखें, अभी आपको बताया गया, पहले तीनों इक्वल, फिर 1 कट दोनों कट, फिर मिरर इमेज बीच में,
फिर बीच में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे बोलो बीच में, एज ए मिरर इमेज आप मान लेंगे, उसको उलट के लिख दिया लास्ट वाले में तीनों कट। उसके बाद एंगल कैसे याद करें, तीनों इक्वल, तीनों 90 डिग्री के। उससे नेक्स्ट वाले में पहला और आखिरी लिया अल्फा और गामा, देखो यहाँ पे वो 90 के, बीटा 90 का नहीं। उसके बाद पहला और दूसरा लिया अल्फा बीटा, दोनों 90 के लेकिन गामा 120 का। उसके बाद तीनों इक्वल हैं लेकिन कोई 90 का नहीं, लास्ट वाले में कोई भी इक्वल नहीं, कोई भी 90 डिग्री का नहीं। तो इस टाइप से आप इनको याद कर लेंगे, आप इनको भूलेंगे नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है काफी, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, चाहे आपके 12th एग्जाम हो, चाहे कोई BSc का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आना ही होता है। उसके बाद एक क्रैमिंग टाइप का क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई भी आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो क्रैम ही करने पड़ते हैं, लेकिन ये रेयर होता है कि ऐसा कुछ पूछा जाए। जैसे एग्जाम्पल भाई क्यूबिक किसके अंदर, तो ये एग्जाम्पल है, देखो आप याद कर लेंगे, टेट्रागोनल के एग्जाम्पल, ये ऑर्थोरोम्बिक के, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, ये बार बार पढ़ने से याद हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वही थे जो पहले मैंने अभी आपसे पूछे। उसके बाद मोस्ट स्टेबल प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन है, क्यूबिक। एग्जाम में आ जाए वाई तो आप आंसर लिखेंगे, द क्यूबिक इज द मोस्ट स्टेबल प्रिमिटिव यूनिट सेल बिकॉज इन द क्यूबिक द A is equal to B is equal to C, as length all the three as length are equal and all the three axial angles are equal and also equal to the 90 degree, means alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. The least primitive unit cell, least stable primitive unit cell is the triclinic, जो लास्ट वाली है, क्योंकि in which the all the edge length are not same and all the three axial angles are also not same and also not equal to 90 degree. तो इस तरह से आप उसका जवाब दे देते। इसलिए जब कभी भी हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की टाइप देखेंगे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसको करें चूज, किसको एज्यूम करके चलेंगे आगे अभी एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे हम सातों में से किसी को भी ले लेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, सातों में से ऑल द थ्री क्रिस्टलोग्राफिक जो सिस्टम है 7 बेसिक यूनिट सेल, आप सातों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की टाइप को देखने के लिए। लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन, वो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है। सो द क्यूबिक यूनिट सेल इज जनरली यूज्ड टू ड्रा द अदर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तब हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की टाइप देखेंगे, जैसे हमने पीछे देखा ही था कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या थी, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सम अदर प्लेसेस अलोंग विद एट द कॉर्नर, तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। वो सम अदर प्लेसेस कौन थे, उसी के बेसिस के ऊपर तो ये टाइप आएंगी। तो पहली टाइप बन गई फेस के सेंटर पे हो, तो ध्यान रखें कॉर्नर पे तो हैं ही हैं पार्टिकल्स, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है, लेकिन वेयर the other places where the particle are present, if the particle are present at the face center then called FCC. The unit cell is the constituent particles are present at the face center along with that the corner is called the FCC. आप ध्यान से देखिए डायग्राम, हमने जो डार्क बिग डॉट्स दिखाई हैं वो 8 कॉर्नर हैं आपके, 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 4 कॉर्नर नीचे आपको दिख रहे हैं, और जो हर फेस के सेंटर पे छोटी छोटी आपकी ब्लैक डॉट दिखाई। देखो फिर से दिखाते हैं इसको रेड डॉट से, देखो ये एक वन फेस, ये सेकंड फेस, ऊपर और नीचे एक छत होगी, एक फ्लश होगी। उसके बाद देखो ये 4 दीवार एक फेस, ये आमने सामने वाली 2 दीवार, ये आमने सामने वाली 2 दीवार, हो गए ना टोटल 6 फेसेस हो गए। फेस के सेंटर पे पार्टिकल रख दिए, सो कॉल्ड द FCC। नेक्स्ट हम देखते हैं एंड सेंटर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था एंड किसे कहते हैं, किसी भी चीज के 2 ही एंड हो सकते हैं, आमने सामने वाले फेसेस को एंड कहते हैं। तो where the particle are present, the unit cell in which the constituent particles are present at the opposite faces or the alternate faces along with that the corner called the end centered cubic unit cell। देखो आप ध्यान से वही डायग्राम, 8 तो कॉर्नर्स पे है पार्टिकल, ऊपर नीचे वाले जो छत और फर्श को अगर हमने ऑपोजिट फेस मान लिया तो वहां पे देखो स्मॉल डॉट हमने दिखा दी। देखो अब दोबारा से दिखाते हैं रेड से, ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला, तो ऑपोजिट एंड हो गए आपके, जिसे आपके अल्टरनेट फेस भी आप कह सकते हैं। तो ये एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ECC कहते हैं आप इसे। तो पार्टिकल्स कहाँ पे हो, the unit cell in which the constituent particles are present at the edge center along with at the corners is called the ECC। तो देखो ध्यान से एज कितनी होती है, 12 होती है। तो देखो ये हमने ड्रा किया, कॉर्नर्स पे तो है ही, प्लस हर एज के सेंटर के ऊपर। अब ध्यान से देखते चले जाना, ऊपर वाले फेस पे 4 एज, देखो रेड से हम डॉट से दिखाएंगे एज को दोबारा से, देखिए ध्यान से 1, देखो एज के सेंटर पे, फिर एज के सेंटर पे सेकंड, एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे, दिखा दिया ना। इसको आप छत माने, जो आपकी छत है, छत की जो 4 लाइनें हैं वहां पे हमने पार्टिकल को ड्रा कर दिया। अब आपका जो फ्रश है देखो, ये एक एज, ये सेकंड एज, ये थर्ड एज, ये फोर्थ एज, टोटल कितने हो चुके हैं, 8 एजेस के सेंटर पे आप पार्टिकल रख चुके हैं। फिर 4 पिलर्स, जो 4 पिलर होंगे, नहीं तो आपकी जो छत है हवा में झूलती रहेगी। जो छत है उसको किसके ऊपर रखे, फ्रश के ऊपर,
विद द हेल्प ऑफ द 4 पिलर्स, जो 4 कॉर्नर के ऊपर हम ड्रा कर देते हैं। देखो 1 डॉट दिखाई 1 पिलर के ऊपर, ये सेकंड एज, ये थर्ड एज, ये फोर्थ एज, ये जो 4 पिलर हो गए ना, टोटल 12 एजेस। तो एजेस के सेंटर पे रख दिया और कॉर्नर के ऊपर तो है ही, तो उसे कहते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। द लास्ट वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। The unit cell in which the constituent particles are present at the body center along with at the corners is called the BCC. उसे BCC कहते हैं। देखो बॉडी सेंटर एक ही होता है, हमने बताया था 4 बॉडी डायगोनल आपको ड्रा करने पड़ते हैं। कितने बॉडी डायगोनल ड्रा करते हैं आप? 4 बॉडी डायगोनल आप ड्रा करते हैं, तभी तो बीच में सेंटर आता है। देखो ये बीच में मैंने दिखा दिया। तो ये थी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बन गई आपकी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था पीछे कि जो आपकी डिफरेंट, जो आपके 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है, कौन कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो आप बड़े ध्यान से देखो, मैं देखो फिर बता रहा हूँ। एफसीसी के अंदर, इन द एफसीसी अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द क्यूबिक एंड द ऑर्थोरोम्बिक। ECC arrangement is present in orthorhombic and the monoclinic system. The BCC arrangement is present in cubic, tetragonal and the orthorhombic system. एक आधी बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। आमतौर पे बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उसके अंदर ऐसा नहीं आता। आपके जो और नेट के एग्जाम होते हैं आगे, उसमें आ सकता है, IIT में पूछा जा सकता है। तो उन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हमें ये देखना है कि टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं। आप सभी डेफिनेशन देख चुके हैं, आप सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन देख चुके हैं, आप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की जो 4 टाइप थी आप उनकी डेफिनेशन देख चुके हैं। अब हमें देखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द प्रिमिटिव और द सिंपल यूनिट सेल। क्या थी डेफिनेशन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की? तो ये वो यूनिट सेल होती है, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो आप ये कह देंगे देखने से तो सर इसके अंदर तो आपके 8 कॉर्नर्स है, तो 80 पार्टिकल्स हो गए, लेकिन वो किस में? वो होते हैं द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सिंपल यूनिट सेल कैन बी डिटरमाइंड एज द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एलोन यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल अकेली होती तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक। कैसे? कॉर्नर्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर्स वो भी 8 हो गए। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एलोन यूनिट सेल बोलो कितने हो गए? वो भी 8 हो गए। सो इट इज द आंसर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूनिट सेल कभी अकेली नहीं होती। आपकी जो पूरा क्रिस्टल लैटिस बनता है, जो स्पेस लैटिस बनता है, वो कैसे बनता है? विच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट सेल। जब यूनिट सेल आपस में रिपीट होती है, यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल, तभी जाके आपकी क्रिस्टल लैटिस बनता है, तभी आपका स्पेस लैटिस बनता है। तो एक यूनिट सेल अकेली नहीं होती। जैसे आपके घर में एक रूम अकेला नहीं होता, रूम के साथ में दूसरा रूम होता है, रूम के आगे पीछे दाएं बाएं, रूम के ऊपर रूम, बीच वाला फ्लोर है तो रूम के नीचे भी रूम, रूम के ऊपर रूम, राइट लेफ्ट एंड सो ऑन, चारों तरफ। ऐसे ही आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो आप देखिए नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल और द क्यूबिक यूनिट सेल एट द कॉर्नर्स। जब कॉर्नर के ऊपर होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? दिखने में 8 है, लेकिन अब होते कितने हैं 3D लैटिस के अंदर? तो देखें कॉर्नर्स कितने होते हैं, बताएं? 8। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं कॉर्नर्स पे? इसलिए 8 ही होंगे क्योंकि कॉर्नर्स 8 है। तो लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना होगा? जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर्स का, उसे 1/8 हिस्सा होता है। बोलो कितना होता है? 1/8। तो आप कहेंगे बोलो कैसे? देखो अभी बताते हैं। because the one particle because the each particle at the corner is shared by 8 other unit cell। जो हर एक जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होता है, 8 यूनिट सेल से। देखो कैसे, मान लीजिए इसको एक हम क्यूब मान लेते हैं, जो आपके सामने ड्रा किया, एक पार्टिकल रख दिया सेंटर के ऊपर, हमने पीछे भी बताया था। देखो दूसरी यूनिट सेल रख दी, देखो इसके साथ में। तो ये जो पार्टिकल अभी हमने कॉर्नर पे रखा था, क्या ये पार्टिकल एक ही यूनिट सेल का? नो, ये पार्टिकल अब 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो गया। देखो सेम पार्टिकल है, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये तो कॉमन हो गया ना 2 यूनिट सेल का। अब देखो थर्ड रख दिए, थर्ड यूनिट सेल, वही तीनों यूनिट सेल का कॉर्नर कॉमन है। देखो फोर्थ यूनिट सेल का भी कॉर्नर कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके ऊपर एक एक यूनिट सेल और रख देंगे। 1, देखो 2, 3 एंड 4। तो यानी जो कॉर्नर है कितने के बीच कॉमन हो गया? 8 यूनिट सेल के बीच में। 8 यूनिट सेल के बीच में कॉर्नर कॉमन था। मींस जो एक पार्टिकल है ये 8 यूनिट सेल में बट गया। कितने में बोलो? बिकॉज द ईच कॉर्नर इज कॉमन इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से टच होता है। तो एक उस कॉर्नर के ऊपर अगर कोई पार्टिकल हम रख दें तो वो कितनों के बीच हिस्सेदारी में बट जाएगा? 8 यूनिट सेल के बीच में। तो एक के हिस्से में कितना आया? 1/8। तो 8 में बांटने तो 1/8 ही आएगा। तो वही हमने लिखा है,
जो कॉर्नर के ऊपर अगर हमको एक पार्टिकल रख देते हैं तो वो एक पार्टिकल उसी यूनिट सेल का नहीं होता, क्योंकि वो जो पार्टिकल है 8 यूनिट सेल के बीच बट चुका होता है। तो एक यूनिट सेल के ऊपर जो पार्टिकल है उसका कितना हिस्सा, एक यूनिट सेल का 1/8। बोलो कितना है, 1/8। सो द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, बोलो कितने हो गए, 8 तो कॉर्नर थे, लेकिन हर कॉर्नर के ऊपर कितना है, 8 की 8 जगह पार्टिकल कितने हैं, हर कॉर्नर के ऊपर 1/8। देखो आप ध्यान से देखना, राइट वाले डायग्राम में नीचे में लिख रहा हूँ 1/8, दूसरे पे 1/8, थर्ड पे 1/8, फोर्थ कॉर्नर पे 1/8, देखो रेड कलर से हम लिख रहे हैं, नीचे वाले कॉर्नर पे देखो 1/8 1/8 1/8 1/8, आठों की आठों जगह जो ये पार्टिकल रखा है, जो स्फीयर के फॉर्म में पार्टिकल है, वो ये तो एक यूनिट सेल है, लेकिन एक यूनिट सेल के ऊपर कॉर्नर के ऊपर जो पार्टिकल रखा है वो पूरा का पूरा पार्टिकल उसका नहीं है। 3D लैटिस के अंदर, 3D स्ट्रक्चर के अंदर वो पार्टिकल जो कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल के बीच बट गया, बिकॉज ईच कॉर्नर इज कॉमन इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। तो इसलिए नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर्स कितने होते हैं इन ए 3D लैटिस, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। देखो इसको समझाने के लिए मैं फिर से बताता हूँ, मान लीजिए एक बुक आपके पास, ये दूसरी बुक रख दी, ये जो दूसरी बुक रखी है, देखो इन दोनों का देखो अपर कॉर्नर ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है, ये जो कॉर्नर है, ये कोई पार्टिकल है, ये कॉर्नर कॉमन हो गया ना इन दो बुक्स के बीच में। देखो थर्ड बुक आ गई, देखो अपर कॉर्नर, ध्यान से कहें मैं क्या कह रहा हूँ, अपर कॉर्नर, अपर कॉर्नर 3 बुक्स के टच हो गए, देखो अपर कॉर्नर 4 बुक के टच हो गए ना। देखो ये जो बुक है इसका देखो एक तो अपर कॉर्नर है, देखो ध्यान से देखो, ये अपर कॉर्नर कहलाता है, ये इसका लोअर कॉर्नर कहलाता है। क्लियर हो गया? तो अब ये अपर कॉर्नर इनका टच हो गया, बोलो कौन सा कॉर्नर टच हो गया, बोलो इनका अपर कॉर्नर टच हो गया, अपर कॉर्नर टच हो चुका है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है ये, तो ये जो पार्टिकल कॉर्नर पे रखा है 4 बुक्स के बीच में कॉमन हो गया। अब ये अपर कॉर्नर, अगर मैं इन बुक के ऊपर और बुक रखनी शुरू कर दूं, देखो ये बुक, बोलो इस बुक का कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर टच हो गया, नीचे वाली 4 बुक का अपर कॉर्नर, इस बुक का लोअर कॉर्नर, देखो लोअर कॉर्नर कॉमन हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक बुक और रख दी, देखो इसका भी लोअर कॉर्नर, नेक्स्ट को देखो इसका भी देखो लोअर कॉर्नर, ऐसे ही जो 8th बुक रखेंगे तो फिर देखो ये छिप जाएगा ऐसे, तो वो भी आ जाएगा। तो बताओ 4 बुक का अपर कॉर्नर और 4 बुक का लोअर कॉर्नर आपस में टच कर रहा है, मींस 1 कॉर्नर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। इस बुक को हम एक यूनिट सेल मान के चल रहे हैं। हो गया क्लियर अब यहाँ से? तो बोलो एक कॉर्नर कितने के बीच कॉमन होता है, ईच कॉर्नर इज कॉमन इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के ऊपर कोई भी एक पार्टिकल आप रख देंगे तो वो पार्टिकल 8 यूनिट सेल के बीच बट जाएगा, इसलिए तो हमने कॉर्नर के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना लिखा है, 1/8। बोलो कितना लिखा है हमने, 1/8। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप ये घर में भी अपने कमरे में बैठ के आप इस तरह से करके देख सकते हैं। 4 किताबें रखे सेम साइज की, आप देखेंगे वो उनका अपर कॉर्नर हो गया, उसके बाद उनके ऊपर देखे वो लोअर कॉर्नर हो गया, जैसे अभी आपको समझाया गया। तो 1 कॉर्नर इज कॉमन इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। तो इसलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या थी, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 8 के 8 कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 1/8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। जब हम कभी आपसे आगे क्वेश्चन पूछें व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप आंसर ऐसे बोलना हमेशा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट 1 मत बोलना, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि फ्रॉम वेयर द 1 कम्स, एक कैसे आया, कहां से आया, तो इस तरह से आया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? तो हमने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद एफसीसी के अंदर। तो एफसीसी की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी अभी, द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सम अदर प्लेसेस। सम अदर कौन था यहाँ पे, एफसीसी इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर अलोंग विद एट द कॉर्नर। तो अब देखें, देखो ये हमने एक यूनिट सेल बनाई जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे है, प्लस 6 फेस के सेंटर के ऊपर हमने दिखा रखा है, हर फेस की बोलो सेंटर के ऊपर दिखा रखा है। देखो मैं रेड कलर से कर देता हूँ 6 फेस को, देखो 1 फेस, सेकंड फेस, देखो ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, देखो हमने सामने वाली दीवार, ये फिफ्थ और ये 6, हो गए ना 6 फेस। अब क्वेश्चन ये उठता है
उसी टाइप से अगर अकेली यूनिट सेल होती तो आप जवाब सीधा लिख देते, पार्टिकल 8 तो कॉर्नर्स पे हैं और 6 फेस के ऊपर हैं, टोटल पार्टिकल 14 हो गए, 14 इज द आंसर। लेकिन ये कब, अगर एग्जाम में स्पेशली पूछें कि अगर कोई एलोन यूनिट सेल है, अकेली यूनिट सेल है, तो उसमें पार्टिकल कितने होते हैं एफसीसी के अंदर, तो आप आंसर 8 + 6 = 14 लिख सकते हैं। देखो कुछ ऐसे कॉर्नर 8 होते हैं तो पार्टिकल एट द कॉर्नर 8 हो गए, फेस सेंटर 6 होते हैं तो पार्टिकल एट द फेस सेंटर 6 हो गए। सो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एलोन एफसीसी 8 + 6 14 इज द आंसर। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी अकेली यूनिट सेल तो होती नहीं, आपके हमेशा ही क्रिस्टल लैटिस के अंदर, आपके स्पेस लैटिस के अंदर द डिफरेंट यूनिट सेल गेट रिपीटेड एंड रिपीटेड अगेन, तभी तो जाके आपका स्पेस लैटिस और द क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो इसलिए नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एफसीसी यूनिट सेल इन द 3D लैटिस कितने होंगे। अभी कॉर्नर के बारे में तो आप पहले ही सीख चुके हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन हर कॉर्नर के ऊपर कितना होता है, अभी आपने सीखा था 1/8। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल, ऐसा क्यों 1/8, अभी हमने पीछे बता ही दिया था कि बिकॉज द ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 8 अदर यूनिट सेल। देखो 1/8, देखो मैंने वहां पे लिख दिया, लिखा दिखा आपको, 1/8 मैंने वहां पे लिख दिया। सो द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एफसीसी यूनिट सेल एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। कॉर्नर के तो निकाल दिए, अब रह गया कौन, फेस सेंटर। तो बोलो फेस सेंटर कितने होते हैं, दीज आर 6 इन नंबर। और नंबर ऑफ पार्टिकल एट द फेस सेंटर कितने होंगे, बोलो वो भी 6। लेकिन आपके घर में कोई दीवार है, एक दीवार कितने रूम के बीच में होती है, तो अगर फेस के सेंटर में दीवार के बीच में एक पार्टिकल हम रख दें स्फीयर की फॉर्म में, तो वो जो स्फीयर है, इतना बड़ा जो स्फीयर है, आधा तो एक रूम में निकल जाएगा, आधा दूसरे रूम में चला जाएगा। में जो एक दीवार होती है वो सिर्फ 2 रूम के बीच ही कॉमन हो सकती है। वन फेस इज कॉमन ओनली इन बिटवीन द 2 रूम्स, ठीक है। इट मीन्स द फेस इज शेयर्ड इन बिटवीन द 2 यूनिट सेल। तो देखो जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी पार्टिकल एट द फेस सेंटर, वो कितना होता है, 1/2। सो द ईच पार्टिकल एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बिटवीन द 2 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल के बीच में ही वो शेयर्ड रहता है। देखो जैसे हमने वहां पे 1/2 लिख दिया, बोलो क्या लिखा 1/2। देखो दोबारा मैं ड्रा करता हूँ आपके सामने, आप समझ के लिए। देखो ये एक यूनिट सेल है आपके पास, देखो इसका मैंने देखो एक फेस ले लिया, ध्यान से देखो, इसको मैं शेडेड फॉर्म में दिखा देता हूँ। देखो एक फेस लिख दिया, अब इसके बिल्कुल राइट साइड में मैं एक यूनिट सेल और रखता हूँ, फेस कॉमन कर दिया, देखो एक और यूनिट सेल, देखो मैंने ड्रा कर दी ना, तो फेस कॉमन हो गया। बोलो क्या कॉमन हो गया, बोलो फेस हो गया ना, फेस कॉमन। अब अगर इस फेस के बीच में मैं एक पार्टिकल रख दूं, देखो ऐसे फेस के बीच में देखो बड़ा सा पार्टिकल ऐसे, तो ये पार्टिकल जो है कितने यूनिट सेल के बीच में कॉमन हो गया, 2 के बीच में ही, क्योंकि फेस के बीच में है। ये फेस और किसी यूनिट सेल के बीच में कॉमन नहीं हो सकता। तो मीन्स क्या लिखा हमने, दैट पार्टिकल इज कॉमन इन बिटवीन द 2 यूनिट सेल। मीन्स फेस के सेंटर के बीच में अगर हम एक पार्टिकल रखते हैं, दैट इज शेयर्ड इन बिटवीन द 2 यूनिट सेल, ये 2 के बीच ही शेयर हो सकता है, सिर्फ 2 यूनिट सेल के बीच ही कॉमन हो सकता है। एक दीवार सिर्फ 2 कमरों के बीच में ही हो सकती है, जो कॉमन दीवार है। क्लियर हो गया इतना। तो वही हमने लिखा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच पार्टिकल एट द फेस सेंटर इज 1/2। तो एक फेस कितने होते हैं, एक रूम के अंदर कितने फेस होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, 6 ही तो होते हैं, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, 6 होते हैं। तो हर जो पार्टिकल है फेस के सेंटर पे, उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 1/2। बोलो कितनी होगी, 1/2, 6 की 6 जगह इतना ही होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। क्लियर हो गया इतना। तो अब हम आगे देखो, दोबारा समझाने के लिए फिर बताता हूँ। मान लीजिए एक बुक है, इसके सामने वाला देखो जो ये दिख रहा है आपको, ये एक फेस है, देखो इसका, दैट इज कॉल्ड फेस। इस बुक के साथ मैंने एक और बुक रख दी, देखो, तो ये फेस हो गया कॉमन। अब तो ये है नहीं कि वो फेस जो अभी मैंने शेडेड फॉर्म में देखो ऐसे दिखाया, या किसी और बुक के साथ भी कॉमन हो सकता है। एक बुक अगर इसके आगे रख दी हमने, बस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बीच में यहाँ पे एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल में यहाँ पे देखो ऐसे रख देता, तो कितनी यूनिट सेल के बीच में कॉमन होगा ये पार्टिकल, ये 2 के बीच, एक तो यही बुक, एक यूनिट सेल, एक दूसरी यूनिट सेल। क्लियर हो गया। ऐसे आप ऊपर नीचे रख के देखे, देखो एक ये बुक है, इसका देखो ये फेस है, इस फेस के बीच में मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल रख दिया यहाँ पे, बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी, तो एक बुक का तो अपर फेस, देखो ये अपर फेस है, इसका ऊपर वाला फेस, देखो ये ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला, इसके बीच में मैंने पार्टिकल रख रखा है बुक। अब नीचे वाला फेस, दूसरी बुक का नीचे वाला फेस कॉमन हो गया। तो वन पार्टिकल इज शेयर्ड इन बिटवीन द 2 यूनिट सेल, वन फेस सेंटर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 2 यूनिट सेल, तो 1/2 हो गया। आगे बात समझ में। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द क्यूबिक यूनिट सेल एट द फेस सेंटर, एट द, ये कॉर्नर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, एट द फेस सेंटर
कितना लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। तो दो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एफसीसी में बोलो कितने हो गए, कहाँ कहाँ थे पार्टिकल, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर का कितना लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। फेस का कितना लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो टोटल 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो बोलो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, the FCC the number of particles are 4 in number। बोलो कितने होते हैं, these are 4 in number। तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे से आप ध्यान रखेंगे जब कभी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एफसीसी यूनिट सेल कितने होते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 4। आप ऐसे पूरा जवाब देंगे, आप अधूरा जवाब नहीं देंगे। 4 आपने ठीक है याद कर लिया, लेकिन हर बार अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। बोलो कैसे बोलेंगे आप, द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एफसीसी यूनिट सेल आर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 4। उससे आपको ध्यान रहेगा कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक कॉर्नर जो होता है 8 यूनिट सेल के बीच कॉमन होता है, इसलिए 8 के मल्टीप्लाइड में 1/8 है। एक फेस जो होता है दो यूनिट सेल के बीच में कॉमन होता है, इसलिए 6 के मल्टीप्लाइड 6 तो टोटल फेस होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किया। तो इस तरह से आप उसको याद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अपनी एंड सेंटर्ड के अंदर। देखो जो अभी आपने सीखा सारा यू का यू होगा। एंड कितने होते हैं, यहाँ पे फेस 6 थे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हमने जो नीचे देखा अभी जो आंसर हमारा निकाला, यहाँ पे आपने लिखा था 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि टोटल फेस 6 होते हैं। एंड सेंटर्ड में अभी हम आपको क्या बताने वाले, एंड तो 2 ही होते हैं, 2 फेसेस टोटल आउट ऑफ 6 फेसेस, सिर्फ 2 फेसेस को ही एंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे 6 की जगह हम 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे अगले क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, देखो 2 एंड के ऊपर ही हमने पार्टिकल दिखाए। अगर ये अकेली यूनिट सेल होती तो आपका आंसर 8 कहना था आपको, कि 8 तो कॉर्नर होते हैं, प्लस में 2 एंड होते हैं, तो 8 + 2 आपको 10 आंसर कहना था। सो द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द अलोन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर 8, नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर 8। तो फेस सेंटर आपके टोटल 6 होते हैं, लेकिन आपके नंबर ऑफ पार्टिकल एट द एंड कितने होंगे, वो तो 2 ही होंगे, क्योंकि एंड 2 ही होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ द पार्टिकल कितने आएंगे 8 + 2 इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल आपके 3D लैटिस में हो तो क्या करेंगे, कॉर्नर तो 8, नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर 8 होते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना होता है हर पार्टिकल का एट द कॉर्नर 1/8, बिकॉज ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। देखो 1/8 हमने लिख दिया। सो द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल एट द कॉर्नर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 हो गया। अब एंड्स देखेंगे, एंड सेंटर 2 ही होते हैं, नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द एंड सेंटर वो भी 2 होते हैं, और कंट्रीब्यूशन जो होता है एट द फेस सेंटर वो 1/2 होता है। इसलिए ईच पार्टिकल इज शेयर्ड इन बिटवीन द 2 यूनिट सेल। तो इसलिए आपके देखो 1/2 हमने लिखा वहां पे उस पार्टिकल के बारे में, ऐसे दोनों जगह 1/2 आएगा। सो नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द एंड सेंटर्ड एट द, क्या आ जाएगा बोलो, एट द एंड्स। द बोलो कहां पे आएगा, एट द एंड्स आ जाएगा यहाँ पे। और एंड्स कितने होते हैं, एंड्स सिर्फ 2 ही होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलो कितने हो गए 1 + 1 इज इक्वल टू 2। और बोलो लिखेंगे कैसे, जैसे आपको अभी बताया गया, द नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी एज सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। जैसे अभी आपको दिख रहा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बार बार आपको दिखाया भी जा चुका है एजिस को। कॉर्नर को हमने ग्रीन डॉट से शो किया है, और एजिस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, एज के सेंटर के ऊपर जो पार्टिकल है वो हमने ऑरेंज कलर से शो किया है। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल, अगर टोटल आंसर पूछे तो क्या लिखेंगे, कॉर्नर के ऊपर 8 हो गए, एजिस 12 है तो एज के सेंटर पे 12 हो गए, 8 + 12 तो 20 इज द आंसर इन द एलोन यूनिट सेल। तो कॉर्नर 8, नंबर ऑफ द पार्टिकल एट कॉर्नर 8, एज सेंटर आपकी 12, तो नंबर ऑफ द पार्टिकल एट एज सेंटर इज इक्वल टू 12। सो नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द एलोन यूनिट सेल इज 8 + 12 इज इक्वल टू 20। बिल्कुल ठीक, लेकिन हम तो 3D लैटिस के अंदर देखना चाहते हैं। तो कॉर्नर 8, नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर बोलो कितने 8, तो कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर बोलो कितना होगा ऑफ ईच पार्टिकल 1/8, बिकॉज ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल। देखो 1/8 1/8 आप ऐसे 8 की 8 जगह लिख देंगे। सो द नंबर ऑफ द पार्टिकल बोलो कितने हो जाएंगे एट द कॉर्नर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1। लेकिन और कहाँ है पार्टिकल एट सम अदर प्लेस, सम अदर प्लेस कौन होता है सेंटर्ड में, वो एज सेंटर होते हैं। सो द एज सेंटर बोलो कितने 12 नंबर, नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द एज सेंटर बोलो कितने होते हैं, these are 12 नंबर। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच पार्टिकल एट द एज सेंटर इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 कैसे, वो समझने वाली बात है। बिकॉज द ईच पार्टिकल एट द एज सेंटर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 4 अदर यूनिट सेल। देखो किस टाइप से, देखो ये एक बुक है,
इस बुक के अंदर देखो क्या है, देखो ये जो लंबी लाइन देखो जो रेड 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 से, देखो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज, वन एज, देखो सेकंड एज, थर्ड एज, ये फोर्थ एज, है ना, ये 4 एज जैसे मैंने आपको बताया ही था। ऐसे टोटल आपकी 12 एजेस होती है। अब हम क्या करेंगे इस बुक की, हम सिर्फ कौन सी एज लेने वाले हैं, सिर्फ अपर एज, देखो ध्यान से देखना है, और मैंने हटा दी ये अपर एज जो मैंने रेड से शो कर रखी है। एक बुक और रख दी, उसकी भी देखो अपर एज होगी ना आपस में टच। अब देखो बुक के ऊपर रख दी, बोलो इस बुक की कौन सी, इस बुक की लोअर एज, देखो लोअर एज, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल रख दिया एज के सेंटर पे। ये एक पार्टिकल अभी तक कितने के बीच कॉमन हो चुका है, 3 बुक्स के बीच में, 3 यूनिट सेल के बीच में। देखो 2 बुक पहले रखी थी, 2 यूनिट सेल, उनके बीच में अपर एज कॉमन हो गई। अब ये कौन सी एज आई, बोलो लोअर एज इस बुक की। ऐसे मैं अगर एक बुक और रख दूंगा यहाँ पे, देखो ऐसे, देखो फिर वो दिखेगा नहीं, तो एक बुक और रख देंगे, उसकी भी लोअर एज, मतलब 2 यूनिट सेल की अपर एज और 2 यूनिट सेल की लोअर एज। वहां पे जो पार्टिकल रखा होता है आपकी एज के ऊपर, दैट पार्टिकल इज शेयर्ड इन बिटवीन द 4 यूनिट सेल। तो इसलिए एक जो पार्टिकल उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, वो पार्टिकल 4 यूनिट सेल में बट गया आपका। अगर एज सेंटर के ऊपर कोई पार्टिकल होता है तो वो 4 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 4 यूनिट सेल में शेयर्ड हो जाता है। तो ये हमने बताया था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द एज सेंटर बोलो कितना होता है, 1/4, इसलिए क्या लिखेंगे 1/4। तो आगे अब हमारा जवाब आ जाएगा, बोलो कैसे, नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द ईसीसी एट द एज सेंटर, बोलो कहां पे आएगा, एट द एज सेंटर। बोलो कितना आ गया, 12 एजेस थी मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, बोलो कितना आ गया, 4 इज द आंसर। तो इस टाइप से 4 इज द आंसर। तो देखो अब छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या बने, बताएं कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर्स कितना होता है, 1/8। बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द फेस सेंटर कितना होता है, 1/2। कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द एज सेंटर कितना होता है, अभी आपने सीखा 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने सीखा अभी एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब नेक्स्ट वन दैट अबाउट द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर कौन होती है, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे हो और सिर्फ बॉडी के सेंटर पे हो। तो आंसर इज 9, 8 + 1 = 9। अगर अकेली यूनिट सेल होती तो कॉर्नर 8 होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर 8 होते हैं, बॉडी सेंटर 1 होता है। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए, बोलो 8 + 1 = 9। लेकिन अगर आपकी हो स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के अंदर यूनिट सेल हो तो क्या हो, तो कॉर्नर 8 होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एट द कॉर्नर 8 होते हैं, और कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट ईच कॉर्नर बोलो कितना होता है, 1/8, बिकॉज ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड इन बिटवीन द 8 यूनिट सेल, जो आप पहले ही सीख चुके हैं। जैसे 1/8 1/8 1/8 हर जगह लिख देंगे। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल बोलो कॉर्नर पे कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 = 5। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1, पहले ही आपको बताया था। देखो यहाँ पे आपको 4 बॉडी डायगोनल हमने ड्रा कर रखे हैं, आपको दिख रहा होगा 4 बॉडी डायगोनल। बोलो कैसे, ये मान लीजिए एक फेस है, देखो मैं फिर आपको बताता हूँ, ये एक फेस है, देखो ध्यान से देखो, ये देखो हमने नीचे वाला फेस लिया, बड़े ध्यान से देखना। इस फेस का देखो हमने ये पीछे वाला कॉर्नर लिया, पीछे वाला देखो कॉर्नर हमने देखो ये लिया। तो इसमें इसको किससे मिलाया, बोलो इसके ऑपोजिट, देखो ऑपोजिट, इस वाले से नहीं मिलाया जो इसके सामने था, इसके सामने था, क्या हमने इससे मिलाया, नो, हमने इससे मिलाया, देखो इसको। ऐसे इधर ऊपर वाली लाइन को बोलो किससे मिलाया, बॉडी के बीच में से, देखो इससे मिला दिया, इसको मिला दिया ना इससे, ये वायर। अब उसके बाद देखो इस कॉर्नर को बोलो किससे मिलाया, यहाँ पे इससे मिला दिया, देखो आगे वाले को पीछे वाले से मिलाया, ये आगे है, ये फ्रंट वाले कॉर्नर है जो हमारी तरफ है, देखो फ्रंट वाले। और ये कौन से हैं, ये हमारे फ्रंट वाले थे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से 4 बॉडी डायगोनल हमने ड्रा किए, जहां पे ये मीट करते हैं आपस में, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर, इसे बॉडी सेंटर कहते हैं। तो बोलो बॉडी सेंटर कितना होता है, 1। नंबर ऑफ द पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर इज 1। क्या बॉडी सेंटर किसी से और यूनिट सेल से शेयर हो सकता नहीं, क्योंकि वो तो बॉडी के बीच में है, वो तो यूनिट सेल के बीच में है, इसलिए वो किसी और से शेयर नहीं हो सकता। सो द पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी का रहेगा। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर इज इटसेल्फ, is there itself, वो खुद का अपना ही होगा, तो is equal to 1. So number of, because each particle at the body center is not shared by other unit cell, वो खुद का खुद ही रहेगा, 1/1 मीन्स खुद का है, 1 बाई, जैसे और जगह 1/8 लिखा कॉर्नर्स पे, तो ये 1/1 मीन्स वो खुद का ही है।
सो नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलो कितने हुए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए कैसे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। तो इस टाइप से आप क्या निकाल लेते हैं नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या थी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे थे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 8 इज इक्वल टू 1 आंसर। फिर सेकंड आपने क्या देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कॉर्नर पे प्लस फेस के सेंटर पे तो कॉर्नर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2। नेक्स्ट देखा एंड सेंटर्ड एंड दो ही होते हैं कॉर्नर के साथ तो कॉर्नर का 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 8 प्लस फेस आपके एंड दो ही थे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2। उसके बाद एज सेंटर्ड कॉर्नर पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 8 प्लस एज कितनी थी 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 4 क्योंकि एज का हिस्सेदारी जो होती कंट्रीब्यूशन होती है वो 1 बाय 4 होती है। और ये बॉडी सेंटर आपने लास्ट में देखा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। अब लास्ट में छोटी छोटी डेफिनेशन देखो अभी आपने ये पढ़ा कि जो टोटल क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम थे वो 7 थे आपके सिंपल बेसिक यूनिट सेल 7 थी आपकी सी टॉम हर्ट आपने पढ़ा था सी टॉम हर्ट उस फार्मूले से आपने याद करना था और डिफरेंट टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन भी वहां पे क्या क्या छोटे छोटे बनते वो भी आपको बता दिए गए थे। अब हमें क्या देखना है कि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है आगे बोलो कौन कौन सी एफसीसी बीसीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है किसमें क्या क्या चीज पॉसिबल है वो अब हमें देखना है। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 3-dimensional crystal lattices are called the Bravais lattice and these are 14 in number। वो टोटल 14 होती है देखो कैसे मींस दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट एट द कॉर्नर पे or at the face center or the edge center or the body center in a unit cell corresponding to the 7 crystallographic system। तो 7 जो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम है उनके अंदर पार्टिकल कहाँ कहाँ हो सकते हैं कॉर्नर पे फेस के सेंटर पे एज सेंटर पे बॉडी सेंटर पे तो टोटल कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती हैं उन ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट को हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं और वो 14 ही हो सकती हैं। तो 14 कैसे वो कैसे याद करें देखो अभी बताते हैं। पहले तो 7 बेसिक यूनिट सेल देखते हैं सीटोमर्ट सी से क्यूबिक टी से टेट्रागोनल और से ऑर्थोरोम्बिक एम से मोनोक्लिनिक सीटोमर बन गया अब हर्ट एचआरटी हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल एंड द ट्राइक्लिनिक। अब इनके अंदर आपने देखा था ब्रेवियस लैटिस क्या क्या हो सकते जो भी आपने पढ़ा था देखो इसके अंदर तो आप याद रखेंगे बीएसएफ जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये ट्रिक है याद रखने की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बी से क्या बीसीसी एस से क्या सिंपल क्यूबिक और एफ से क्या एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीएसएफ फर्स्ट वाले लेटर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट आएगा बीएसएफ उसके बाद क्या आएगा बीएस एफ को हमने हटा दिया तो क्या बन गया बीएस बॉर्डर सिक्योरिटी एफ को हटा दिया तो बीसी क्या बन गया बोलो आपका यहाँ पे क्या बन गया आपका बीसीसी पहले वाला तो बोलो क्या होगा ये एक गलती से सी रह गया तो बोलो ये क्या होगा बीसीसी पहले वाला बीसीसी है भाई करेक्शन कर लेंगे ये बीसीसी। नेक्स्ट वन एससी सिंपल क्यूबिक के दो ही होता है इसमें इसलिए बन गया बीएस। नेक्स्ट बन जाएगा बीएसएफई बीएसएफई मींस बी से क्या बीसीसी एस से क्या एससी सिंपल क्यूबिक एफ से क्या एफसीसी और ई से क्या ईसीसी एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप याद करें बोलो क्यूबिक में कौन कौन सी चीज पॉसिबल है आपकी बीएसएफ याद रखेंगे आप टेट्रागोनल में बीएस अगले में बीएसएफई उसके बाद नेक्स्ट वाले में अब क्या करेंगे इसके अंदर बीच वाला आपके पहले वाला कट कर दें अगला ले लें अगले वाला कट कर दें बच गया क्या एस और ई मीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और द एस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर हो गया? बीएसएफई में से जो इससे ऊपर आपने याद किया था फर्स्ट छोड़ दें ऑल्टरनेट वाला याद करें फर्स्ट छोड़े सेकंड ले लें फिर थर्ड छोड़ दें फोर्थ वाला ले लें इस टाइप से आप इसको याद करें। तो पहले वाले का क्या तरीका याद करने का बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगले वाले का बीएस पहले दो ले लेंगे अगले वाले में बीएसएफई उससे नेक्स्ट वाले में आपके जो कौन से नंबर पे है बोलो E1 नंबर पे ओड वाले छोड़ दें फर्स्ट पे बीएसएफई में फर्स्ट और 3 वाला छोड़ दिया सेकंड और फोर्थ वाला ले लिया उसके बाद लास्ट वाले सिंपल क्यूबिक है तीनों में सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक। अब टोटल काउंट करें देखो 14 बन गए कि नहीं बन गए ऊपर वाले में 3 थे देखो बीएसएफ हो गए ना 3 नेक्स्ट वाले में बोलो कितने हो गए 2 हो गए नेक्स्ट वाले में बोलो पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी 4 बीएसएफई अगले वाले में टोटल कितनी होगी 2 लास्ट वाले 3 हैं 1 1 और 1। So these are the
different possible arrangement in 7 crystallographic system. जो 7 crystallographic system है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, इन सातों के सातों क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम के अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आपके जो पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल, डिफरेंट अरेंजमेंट एट द कॉर्नर या फेस सेंटर, वो क्या क्या पॉसिबल है, कौन कौन सी यूनिट सेल पॉसिबल है, वो आपकी काउंट कर लें। 3 + 2 5 और 4 9 2 11 और 3 14, ये हमने बताया था कि ब्रेवियस लेटिस दीज आर 14 इन नंबर, वो 14 होते हैं, ऐसे आपने याद किया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है पॉइंट ग्रुप्स और द क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स और द क्रिस्टल क्लासेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपकी ये 7 बेसिक यूनिट सेल बन गई आपकी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, और उसके अंदर ये डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो गई, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी। अब इन सभी के अंदर क्या कोई आपका सिमेट्री हो सकती है किसी भी बेसिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री या आपकी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या आपके कोई और भी कोई भी सिमेट्री जो डिफरेंट पॉसिबल हो सकती है। देखो क्या क्या द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कौन कौन सी आपकी मैंने बताया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट ए सिंगल पॉइंट in these different 14 ब्रेवियस लेटिस। जो ये 14 ब्रेवियस लेटिस हैं, 14 जो ब्रेवियस लेटिस हैं, इनके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं, वो 32 इन नंबर हो सकती है। वो कितनी हो सकती है? 32 इन नंबर, एंड दिस कॉल्ड पॉइंट ग्रुप्स। उसे क्या कहते हैं बोलो? पॉइंट ग्रुप या क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स और द क्रिस्टल क्लासेस आप उन्हें कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप और द क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स? The different possible arrangement of element of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry about a single point in these different 14 possible brevious lattices are called the point group. अपने क्या कहते हैं? point group। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए क्या, how many are these point group? These are possible 32 in number, ये 32 in number होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेस ग्रुप। स्पेस ग्रुप किसे कहते हैं? दो प्लेन और हो सकते हैं, एक ग्लाइड प्लेन होता है, एक स्क्रू प्लेन होता है। तो ये जो 32 आपके पॉइंट ग्रुप बने, इनकी फर्दर पॉसिबिलिटी देखनी है अलोंग द ग्लाइड प्लेन और द स्क्रू प्लेन। ज्यादा आपकी इसके एक्सप्लेनेशन अभी हम इस स्लाइड में नहीं बताएंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अबाउट ए लेटिस पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू एडिशनल सिमेट्री प्लेन, दैट इज द ग्लाइड प्लेन और द स्क्रू एक्सिस, और called the space group, and these are 230 in number। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में आपको याद करने पड़ सकते हैं इनकी डेफिनेशन, और ये कितने होते हैं बोलो? क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम कितने होते हैं? 7। उन 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट पॉसिबल यूनिट सेल थी वो कितनी हो सकती है? दीज आर 14, दिस कॉल्ड ब्रेवियस लेटिस। जो 14 ब्रेवियस लेटिस होते हैं उनके अंदर कितने पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोलो वो कितनी हो सकती? दीज आर 32 इन नंबर। जो पॉइंट ग्रुप बने उसके अंदर कितने पॉसिबल और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की हो सकते हैं अबाउट ए पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू एडिशनल पॉइंट प्लेन, दैट इज द ग्लाइड प्लेन और द स्क्रू प्लेन, आप उसे कहते हैं स्पेस ग्रुप, एंड दीज आर 230 नंबर, वो 230 होते हैं संख्या में। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा कि आपकी यूनिट सेल कितने टाइप की डिफरेंट हो सकती है और उनके अंदर कौन कौन से पॉसिबल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर कोई और भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले जो पॉइंट ग्रुप थे, जो डिफरेंट पॉसिबल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखना। जैसे ये BF3 हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम ये जो बीच का पॉइंट है जिसे F कहते हैं, अब इस आप BSF को अपने मेज के ऊपर, कॉपी के ऊपर रख दें, हॉरिजॉन्टली आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं कॉपी के ऊपर, और जो बोरोन है, ये देखो ये बोरोन है, इसके बीच में से आप यहाँ पे एक धागा पास कर दे और फिर इसको घुमाना शुरू करें। मतलब घुमाएं कैसे? अपने एक्सिस के ऊपर देखो, वो तो साफ साफ दिख रहा है 120 का एंगल है, देखो हर जगह, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेन है इसकी स्ट्रक्चर। इस टाइप से रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, के जो आपका ये ब्लू बॉन्ड है B और F के बीच, देखो ब्लू बॉन्ड, ये तो आ जाए रेड की जगह, देखो ऐसे रेड वाला आ जाए पिंक की जगह, पिंक वाला आ जाए उसकी जगह, फिर भी वैसा ही दिखेगा दिखने में, तो BF3 तो BF3 दिखेगा, मींस वैसी की वैसी स्ट्रक्चर हमें दिखेगी दोबारा से, तो उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फिर दोबारा फिर घुमा दें, एंड सो ऑन, घुमाते चले जाएं, तो बोलो ये दोबारा F
जो पिंक वाला एफ है, ब्लू वाला एफ अपनी जगह पे दोबारा कैसे आएगा? देखो 120 पे रोटेट करेंगे तो ये एफ कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, फिर 120 पे रोटेट करें ब्लू वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर 120 पे फिर आगे आ जाएगा, तो 3 बार रोटेशन से ये वहां पे पहुंच जाएगा। तो इसे कहते हैं 3 बार रोटेशन करना 120 की इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर। तो इस एक्सिस के थ्रू देखो, इस एक्सिस के थ्रू देखो, इस एक्सिस बी के थ्रू, बी के थ्रू, बिल्कुल बी के थ्रू, बी को एक एक्सिस मान ले और इसके थ्रू अगर हम रोटेट करना शुरू कर दे, देखो कुछ ऐसे, देखो कुछ इस टाइप से, इस एक्सिस को, इसको प्राइमरी एक्सिस कहते हैं, कि इसी एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम फोल्ड ऑफ रोटेशन होगा। मैक्सिमम फोल्ड ऑफ बोलो क्या होगा, इसके अंदर रोटेशन होगा, मैक्सिमम फोल्ड ऑफ रोटेशन। दूसरा प्लेन क्या हो सकता है, देखो मैं फिर बताऊं आपको, अगला प्लेन क्या हो सकता है बीएसएफ के अंदर, BF3 के अंदर ही, कि एक एफ को फिक्स रखे। देखो ये वाला देखो जो BF था, देखो इस एक एक्सिस को हमने फिक्स रख दिया इसको, और फिर हम रोटेट करें इस एक्सिस के ऊपर, देखो इस टाइप से जाके हम इसको रोटेट करें, मतलब ये आपका पिंक वाला एफ इधर आ रहा है और एफ वाला इधर, एंड सो ऑन। तो ये 180 की रोटेशन है। बोलो कितनी रोटेशन है? 180 की। देखो 180 की, पिंक वाला रेड की जगह जाएगा, रेड वाला पिंक की तरह, एंड सो ऑन। तो मींस ये 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। मतलब होता क्या है, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। बोलो कितने का होता है? बोलो 360 का। हमें इस मॉलिक्यूल को 360 पे घुमाना है, लेकिन घुमाते घुमाते वैसी स्ट्रक्चर कब मिलती है, जैसे अगर हम बी के थ्रू पास करते हैं तो 120 पे जब घुमाते हैं तो वैसी स्ट्रक्चर, फिर 120 पे फिर वैसी स्ट्रक्चर, फिर 120 पे फिर वैसी स्ट्रक्चर, मींस 360 पे घुमाते घुमाते 3 बार हमें वो स्ट्रक्चर दिखाई दी। तो इस एक्सिस बी के थ्रू जब हम रोटेशन करते हैं तो उसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 फोल्ड। अगर हम इस एक्सिस के थ्रू यहाँ पे घुमाते हैं बी और एफ के बीच में, देखो इस बी और एफ के बीच में यहाँ पे, तो बोलो 180 पे घुमाया फिर वैसी स्ट्रक्चर, फिर 180 पे घुमाया फिर वैसी स्ट्रक्चर ही दोबारा। तो इन 360 तक पहुंचने के लिए हमें 2 बार वैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, तो इसके अंदर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। क्या हो गया? बोलो इसे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो मतलब आपके BF3 के अंदर जब हम ये रोटेशन कर रहे हैं, 2 पॉसिबल हैं आपके एक्सिस। बोलो कितने पॉसिबल एक्सिस है? कुछ पूछ ले। 3rd पॉसिबल एक्सिस। वो कौन से 2 पॉसिबल एक्सिस हैं? एक तो बी के थ्रू, तो उसको 3 फोल्ड 120 120 120। दूसरा एक्सिस कौन सा बना? बी और एफ को एक एक्सिस मान ले, बी और एफ के बीच, यानी BF बॉन्ड को हमें नहीं हिलने देना, बचे हुए 2 बॉन्ड को हिलाएंगे, 120 पे वैसी स्ट्रक्चर, 120 पे फिर वैसी स्ट्रक्चर। तो इसे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बोलो इसे क्या कहते हैं? दैट कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो अगला एग्जांपल, ये सब्सिडरी एक्सिस कहलाता है। बोलो एक ऐसा एक्सिस था सब्सिडरी एक्सिस। बोलो पहले वाला जो एक्सिस था, जो बोरोन के थ्रू गए तो उसमें कितना फोल्ड आया? 3 बार वैसी स्ट्रक्चर बनी। नेक्स्ट वाले एक्सिस BF के थ्रू जो एक्सिस था उसके थ्रू बोलो कितनी बार मिली? 2 बार वैसी। ज्यादा किस में मिली? बी के थ्रू जाने में, इसलिए उसको प्राइमरी एक्सिस कहते हैं। और जो बचे हुए दूसरे एक्सिस होते हैं जहां पे जो वही सेम स्ट्रक्चर हमें कम बार मिली, उसे सब्सिडरी एक्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखो एक इमेजिनरी प्लेन है बीच में, देखो ये प्लेन, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मॉलिक्यूल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर बोलो क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। जो भी हमने बताया था, जो 14 ब्रीवियस लैटिस होते हैं उनके अंदर डिफरेंट पॉसिबल आपकी सिमेट्री हो सकती है। वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, या इसी को देखो अब हम ड्रा करते हैं एक दूसरी फॉर्म के अंदर। देखो जिसे कौन सी फॉर्म कहते हैं? जिसे आप कहते हैं साहॉर्स प्रोजेक्शन। देखो कैसे, जो बीच का बॉन्ड है कार्बन एटम नंबर 2 और 3 के बीच का, देखो ये जो बॉन्ड है, देखो मैंने अब रेड से शो कर दिया थोड़ा, ये बॉन्ड देखो, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हमने डायगोनल से शो करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद जो बॉन्ड नीचे है, देखो ये C के नीचे कौन है? देखो यहाँ पे CH, इसको नीचे वाले बॉन्ड को नीचे दिखाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिखाएंगे बोलो? जो राइट में है, ये देखो ये राइट में, ये फ्रंट कार्बन एटम कहलाता है। हम आपको बता दें ये आपका कौन सा कार्बन एटम कहलाता है? बोलो ये जो C मैंने लिखा, दैट इज द फ्रंट कार्बन एटम नंबर 3 इज द फ्रंट कार्बन एटम, और कार्बन एटम नंबर 2 इज द बैक कार्बन एटम। जब भी हम साहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, देखो मैं फिर बता दूं आपको, तो उसके दौरान सिर्फ 2 ही कार्बन एटम को लिया जाता है। बीच वाले 2 कार्बन एटम को हमने लिया, कार्बन एटम नंबर 2 और 3 को हमने यूज किया इन द फॉर्म ऑफ द डायगोनल। उसके बाद जो कार्बन एटम हमारा फ्रंट है वो कार्बन एटम नंबर 3 है, और जो कार्बन एटम नंबर 2 है जो पीछे है उसको रियर कार्बन एटम कहते हैं। फ्रंट कार्बन एटम का रूल क्या है? जब भी हम आपकी साहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, जो ग्रुप नीचे उसको नीचे दिखाएं, जो ग्रुप राइट में है OH उसको राइट में दिखाएं, नंबर 3 के ऊपर लेफ्ट में H तो लेफ्ट अपर लेफ्ट में दिखाएं। अब नंबर 2 के ऊपर जो ग्रुप ऊपर था उसको ऊपर दिखा दिया, देखो CH।
अब जो ग्रुप आपका OH जो राइट में है उसको लोअर लेफ्ट में दिखाएं, उसको कहां पे दिखाएंगे बोलो, लोअर लेफ्ट में दिखाएंगे, और जो लेफ्ट में है H उसको लोअर राइट में दिखा देंगे। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी। कौन सी स्ट्रक्चर बन गई आपकी, साहोर्स प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा सेंटर ले लो, देखो एक ऐसा पॉइंट ले लो, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप एक डायगोनल ड्रा करें। क्या ड्रा करें, डायगोनल। और डायगोनल कैसे ड्रा करेंगे, यानी 180 डिग्री के ऊपर दो लाइन ड्रा करें। एक देखो ये ऊपर चली गई, देखो ऐसे, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नीचे लाओ, और दे इफ दे मीट एट द सेम पॉइंट, if there is a point from which if we draw a line at a 180 degree in the opposite direction, if these two lines meet with the same group, it means the molecule have the center of symmetry। किसी भी मोलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी हो तो उसका तरीका होता है कि कोई पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से दो लाइन ड्रा करें अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल के ऊपर। देखो ये जो एंगल है यहाँ पे, बोलो ये कितने डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए 180 डिग्री के ऊपर। इफ द लाइन मीट एट द इक्वल डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऊपर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो नीचे भी ये डिस्टेंस बोलो क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और वो सेम ग्रुप वहां पे प्रेजेंट हो, CH ऊपर है CH नीचे, तो आप कहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर हो गया, कैसे देखते हैं। अब देखो लाइन ड्रा करते हैं। देखो ये लाइन हमने ड्रा की थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, देखो बीच में से ये जो हमने पॉइंट ले लिया ये ऐसा, जिसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब देखो OH OH H और H की तरफ गई, ये OH OH के बीच गई, तो हो गया ना। तो जितने भी ग्रुप्स थे वहां से सेंटर पॉइंट से अगर हम एक डायगोनल ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, then that particular line meet with the same group at the same distance from that particular point, means the molecule have the center of symmetry। तो इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता लगा लेते हैं। तो ये थे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और भी होते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ हमने बेसिक्स आपको बताया थोड़ा बहुत, ताकि आपको पता चल जाए हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कह किसे रहे थे। क्लियर हो गया। तो ये दैट ऑल अबाउट द यूनिट सेल एंड देयर डिफरेंट टाइप, और ये छोटी छोटी और डेफिनेशन थी। थैंक यू।